राम राम एवरीबॉडी। ऐसा नहीं लग रहा कुछ लोगों के पंख निकल आए? पंख लग रहे हैं किसी के निकल आए? नहीं लग रहे? मुझे लग रहा है क्लास में किसी के पंख निकल आए। चलो, कल मजा आया? नहीं आया? चलो आज आ जाएगा। नहीं आया तो आज आ जाएगा। एक क्वेश्चन देखो। इट इज आई हु इज द ओनली आई विटनेस। दूसरा, इट इज वन ऑफ द क्वेश्चंस which was asked in the test। हरि ओम। It is one of the questions which was asked in the test, and it is I who is the only eyewitness। अब देखो, इन क्वेश्चंस को समझने से पहले एक छोटी सी चीज और समझ लेना कि मान लो अगर हम एक यहाँ पे सेंटेंस लिखें, हु इज। अबे चुप हूं मैं इसलिए आवाज नहीं आ रही। हिले हुए। आवाज बढ़ा दे थोड़ी सी। चुप हूं बेटा। अब आई आवाज? नहीं आई तो मौज ले। बढ़ा दे थोड़ा सा। ये हु इज हु आर, इनमें से देखो कौन सा सही है, हु इज देयर या हु आर देयर? हु इज देयर लिखना सही है, हु आर देयर लिखना सही है? दोनों में से कोई भी लिखो। ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखो यहाँ पे समझना हमें ये है कि जो हमारे रिलेटिव और इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, जैसे हु है, हुम है, विच है और दैट है, इनका अपना कोई नंबर जेंडर नहीं होता। ना ये सिंगुलर होते हैं, ना ये प्लूरल होते हैं, ना ये मैस्कुलिन होते हैं, ना ये फेमिनिन होते हैं, और ना ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, ना ये सेकंड पर्सन होते हैं। नो नंबर, नो जेंडर, नो पर्सन। मतलब इनका अपना कोई खुद का नंबर जेंडर पर्सन नहीं होता है। इनका नंबर जेंडर पर्सन हमें वही मानना पड़ता है जिसको ये रेफर कर रहे हैं। अब मान लो कहीं से कोई एक पर्सन जा रहा है तो उसके लिए हम पूछेंगे हु इज देयर। लेकिन अगर एक से ज्यादा लोगों को पूछने के लिए यूज कर रहे हो तो लिखना पड़ेगा हु आर देयर। तो मतलब हु आर देयर भी सही है, हु इज देयर भी सही है। वो डिपेंड करता है कि हम हु का यूज किसके लिए यूज कर रहे हैं, किसी सिंगल पर्सन के लिए या ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। मैनी पीपल के लिए यूज कर रहे हो तो आर लिखना पड़ेगा, सिंगल के लिए यूज करो तो इज लिखना पड़ेगा। तो जब ये बात समझ में आ जाए कि इन रिलेटिव और इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के अपने कोई नंबर जेंडर पर्सन केस होते नहीं है, तो अगर हम ये हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं या विच रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं और हमारा सब्जेक्ट है, तो इसके बाद जो हम वर्ब लिखेंगे वो इसके अकॉर्डिंग नहीं, वो इसके रेफरेंस के अकॉर्डिंग यूज होगी। अब हमें पता है ये हु रेफर कर रहा है आई को, तो जब हम वर्ब लिखेंगे ना वो आई के अकॉर्डिंग यूज होगी। आई के अकॉर्डिंग तो इस गलत हो जाएगा, एम लिख दो। विच के साथ जो हम वर्ब लिखेंगे तो विच के एंटीसेंट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, एंटीसेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वर्ब लिख दो। तो इसको ध्यान देना, रिलेटिव प्रोनाउंस टेक वर्ब्स अकॉर्डिंग टू देयर एंटीसीडेंट्स। ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं इनका अपना कोई नंबर जेंडर नहीं होता, इनके साथ वर्ब उसी नंबर की यूज क्या करो जो इनके एंटीसीडेंट का हो। मतलब वर्ब एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यूज होती है, बात यह है। रिलेटिव प्रोनाउंस टेक वर्ब्स अकॉर्डिंग टू देयर एंटीसीडेंट्स। कहां पे बच्चे? छोड़ो। हाँ, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ वर्ब उनके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग लिखा करो। एक सिचुएशन और देखो, समझ लेना। एक थर्ड क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पर। इट इज ओनली वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन द टेस्ट। ऐसा नहीं लग रहा ये वाला स्ट्रेस किया जा रहा है? हाँ?
स्ट्रेस ये हो रहा है देवी जी की ये वाला हो रहा है? अब हमने कहा इट इज वन ऑफ द क्वेश्चंस, देयर आर मेनी क्वेश्चंस एंड इट इज पार्ट ऑफ देम, तो इसको कैसे स्ट्रेस करोगे? दैट इज नॉट ओनली वन। अब देखो ये जो हमने लिखा ना, इट इज ओनली वन ऑफ द क्वेश्चंस, और ये दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर हमने एक ओनली वर्ड यूज कर लिया। अभी हमने पहले भी यूज किया होगा कि ओनली का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन, मतलब ओनली वन का मतलब नो एल्स, और कोई नहीं। तो अगर हम कभी ऐसे लिख दें, मान लो द ओनली बॉय, एक मिनट, अगर हम ऐसे लिख दें ओनली वन ऑफ द बॉयज, तो इसका मतलब जो होता है वो ये हो जाता है द ओनली बॉय। तो ओनली जो होता है ना रिस्ट्रिक्शन का काम करता है। अगर हम ओनली लिख रहे हैं तो इसका मतलब फिर अब यहाँ पे ऑप्शन और रेफरेंस हमारे और पास और है नहीं, मतलब जिसकी हम बात कर रहे हैं उसे छोड़ के और कोई भी नहीं है। अब ये जो वन हमने लिखा है ना, ये वन कॉम्प्लीमेंट है, इट के लिए यूज हो रहा है, और उस कॉम्प्लीमेंट के साथ हमने ओनली लिख दिया, तो इसका मतलब एक ही ऐसा क्वेश्चन है जो टेस्ट में है, बाकी नहीं है। तो जब हम ये लिख देंगे ओनली वन ऑफ द क्वेश्चंस, तो इसका जो अंडरलाइंग मीनिंग होगा वो ये हो जाएगा द ओनली क्वेश्चन, द ओनली क्वेश्चन। तो देखने में हमें भले ही ऐसा लगे कि वो प्लुरल है, लेकिन एक्चुअली वो प्लुरल नहीं, वो सिंगुलर है। ओनली लिख देने से बाकियों के मीनिंग नेगेटिव हो गए। अब जब हमने ये लिख दिया था ओनली क्वेश्चन ये सिंगुलर है और दैट इसी को रेफर कर रहा है, तो इसका मतलब फिर दैट के अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर लिखो। तो ये अपना ध्यान देना, जब हम ओनली लिख देते हैं तो वो ओनली जो होता है जिसकी बात हो रही थी उसको छोड़कर बाकी सबको नेगेटिव कर देता है, तो फिर वर्ब सिंगुलर लिखा करो। अदरवाइज जो एंटीसेडेंट है उसके नंबर के अकॉर्डिंग लिखा करो, एंटीसेडेंट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल। एक क्वेश्चन और लिख देते हैं। ही इज वन ऑफ द बॉयज हु हैज won this award twice। अब देखो इसमें वही हो गया, ही इज वन ऑफ द बॉयज का मतलब ही इज नॉट द ओनली बॉय, ही इज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, कि ये ऐसा अकेला नहीं जिसने अवार्ड को जीता है, मतलब ही इज अ पार्ट ऑफ मैनी, तो ये कईयों में से एक का पार्ट है। तो इसका मतलब जो हम प्रेडिकेट लिख रहे हैं ना, विनिंग द अवार्ड, वो विनिंग द अवार्ड प्रेडिकेट इस वन का नहीं है, वो उन सबका भी है जिनका ये पार्ट है। तो अब जो हम वर्ब लिखेंगे बॉयज के अकॉर्डिंग लिख देंगे हैव। तो रिलेटिव प्रोनाउंस के बाद वर्ब उनके एंटीसेडेंट के अकॉर्डिंग लिखना, एंटीसेडेंट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर लिखना, प्लुरल हो तो प्लुरल लिखना। चलो ये रिलेटिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हो गए। अब लिखो अपना तीसरा प्रोनाउन पर्सनल, हालांकि सीक्वेंस में फर्स्ट है पर्सनल। अब देखो पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं इनका यूज हम करते हैं किसी पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए, मतलब किसी पर्टिकुलर को रेफर करने के लिए। जब हम पर्सनल कहते हैं तो यहाँ पे पर्सनल से मतलब हमें वो ये मानना चाहिए, पर्सनल से मतलब है यहाँ पे वो प्रोनाउंस जो पर्सन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लैंग्वेज में या ग्रामर में जब हम पर्सन कहते हैं तो यहाँ पे ग्रामर में पर्सन का मतलब व्यक्ति नहीं रहता है, यहाँ पे पर्सन का मतलब ये हो जाता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को रेफर करने वाले प्रोनाउंस जो होते हैं वो पर्सनल होते हैं। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है? हिले हुए हो तुम? हाँ, स्पीकर। तो फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है स्पीकर। अच्छा, अब जो स्पीकर होता है वो अगर अपने लिए प्रोनाउन यूज करेगा तो वो प्रोनाउन आई और वी होंगे, तो हम ये कहेंगे कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और वी होते हैं। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है स्पीकर। सेकंड पर्सन लिसनर, लिसनर के लिए इंग्लिश में एक ही प्रोनाउन होता है यू, चाहे वो एक हो या एक से ज्यादा हो। थर्ड पर्सन, अब थर्ड पर्सन होता है वो जो ना स्पीकर है ना लिसनर है, लेकिन बात उसकी हो रही है, टॉक्ड अबाउट। ठीक है, ही, शी, इट, दे। ही शी इट थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। ही मैस्कुलिन जेंडर के लिए, शी फेमिनिन जेंडर के लिए, इट न्यूटर जेंडर के लिए और दे सबके लिए। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउंस में बस एक ही प्रोनाउन प्लुरल होता है, दे। तो अगर हमें स्पीकर को रेफर करना है तो उसके लिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज करे जाएंगे, लिसनर को रेफर करना है सेकंड पर्सन के यूज किए जाएंगे, और किसी ऐसे को रेफर करना है जो स्पीकर लिसनर नहीं है तो फिर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन यूज किए जाएंगे। इन पे बेस्ड क्वेश्चंस देखो कैसे आते हैं। सबसे पहला, दे हु हैव
फिनिश द जॉब कैन लेफ्ट नाउ, लेफ्ट लिख रहा हूं, लीव लिखना, कैन लीव नाउ। दे हु हैव फिनिश द जॉब कैन लीव नाउ। ये कैन मॉडल देखो यहाँ पे किसके लिए यूज किया गया, परमिशन के लिए, एबिलिटी के लिए? परमिशन, मतलब ये जो स्पीकर है वो अपने परमिशन दे रहा है किसी को। परमिशन किसे दी जाती है? फर्स्ट पर्सन को, सेकंड पर्सन को, या थर्ड पर्सन को? सेकंड पर्सन, लिसनर को। तो इसका मतलब ये जो बात कही जा रही है लिसनर के लिए कही जा रही है। अगर लिसनर के लिए बात कही जा रही है तो ये दे तो गलत लिख दिया, तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है। या तो यू लिखो, कोई स्पेसिफिक लोग हैं उनसे बात कर रहे हो तो, और नहीं तो अगर बात जनरल की हो रही है तो दोज लिखो। तो यहाँ पे लिखो दोज हु हैव फिनिश द जॉब कैन लीव नाउ। ठीक है, तो अपना समझ लेना, ये जो दोज होता है ना, ये होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दे होता है पर्सनल प्रोनाउन। दे का यूज तब क्या करो जब हमें किसी स्पेसिफिक थर्ड पर्सन को रेफर करना हो। हमें यहाँ पे थर्ड पर्सन को नहीं, सेकंड पर्सन को रेफर करना है, तो या तो यू लिखो, और अगर बात जनरल की कर रहे हो तो फिर दोज लिखो। अगला देखो, दिस बिल विल बेनिफिट them who have income below rupees 2 lakh a year। अब जैसे हमने लिखा दिस विल बेनिफिट देम हु हैव इनकम बिलो रुपीज 2 लाख अ ईयर। ये देम जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या कोई स्पेसिफिक थर्ड पर्सन पीपल है उनके लिए बात कही जा रही है? एनीवन हु हैज इनकम बिलो देन रुपीज 2 लाख पर ईयर, एनीवन। तो ये बात जनरल की हो रही है, कोई स्पेसिफिक थर्ड पर्सन नहीं है, उनकी बात नहीं हो रही। ठीक है, इसमें हो सकता है स्पीकर भी इंक्लूडेड हो, लिसनर भी इंक्लूडेड हो, तो ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को रेफर ना करके जनरल की बात हो रही है, दोस्त। तो हम इसको लिख देंगे दिस बिल विल बेनिफिट दोज हु हैव इनकम बिलो रुपीज 2 लाख अ ईयर। तुम्हें कौन पता कौन कौन से लोग हैं जिनकी 2 लाख से कम इनकम है? जानते हो उन्हें? कोई भी हो सकता है, लिसनर हो सकता है, स्पीकर हो सकता है। कि पता है तुम्हें कौन से लोग हैं थर्ड पर्सन जिनकी इनकम 2 लाख से कम है? पता है? हाँ, तो फिर कहां स्पेसिफिक हो गए? अगला देखो, दे हु एक्ट विदाउट कंसिडरेशन रिपेंट लेटर। They who act without consideration repent later. Are we saying this thing about some specific people or anyone? ये सबकी कहानी है। कोई भी लोग जो बिना सोचे समझे काम करते हैं लगभग बाद में पछताते हैं, वो चाहे स्पीकर हो, चाहे लिसनर हो, चाहे टॉक्ड अबाउट हो, चाहे कोई भी हो। मतलब वी आर नॉट रेफरिंग टू सम स्पेसिफिक पर्सन, वी आर रेफरिंग टू एवरीवन इन जनरल, दोज। तो फिर लिख दो दोज हु एक्ट विदाउट कंसिडरेशन रिपेंट लेटर। अब देखो समझना, अगर हमें स्पेसिफिकली केवल स्पीकर को रेफर करना है फर्स्ट पर्सन, केवल लिसनर को रेफर करना है थर्ड पर्सन, केवल उन लोगों को रेफर करना है जो स्पीकर लिसनर को छोड़कर बच गए तो थर्ड पर्सन, सबको ही रेफर करना है जनरल में, कोई भी हो, दोस्त। तो दोस्त का मतलब कोई भी। फोर्थ क्वेश्चन देखा, फोर्थ कैसे ए लिखो, ही हेल्प्ड आई हेल्प्ड ही। अब देखो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमने लिखा ही, ऑब्जेक्ट लिखा आई। इसमें ऑब्जेक्ट लिखा ही, सब्जेक्ट लिखा आई। अब अगर ये आई और ही जो प्रोनाउन है अगर ये नाउन होते तो ये दोनों सेंटेंस सही होते, क्योंकि नाउन का नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव कैसे सेम होता है, उसे चाहे सब्जेक्ट होना हो चाहे ऑब्जेक्ट होना हो, पोजीशन से पता चलता है कि वो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, उसकी फॉर्म से पता नहीं चलता।
लेकिन पर्सनल प्रोनाउंस में ऐसा नहीं होता। पर्सनल प्रोनाउंस के डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जिन्हें हमें यूज करना पड़ता है। अगर वो सब्जेक्ट हो तो नॉमिनेटिव, और अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्टिव। आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है, ही का ऑब्जेक्टिव हिम होता है। तो पर्सनल, रिलेटिव और इंटरोगेटिव, इन प्रोनाउंस को छोड़कर बाकी जो नाउन से प्रोनाउंस होते हैं उनके नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस कॉमन होते हैं। मतलब सब्जेक्ट बनाओ चाहे ऑब्जेक्ट बनाओ, उनकी एक ही फॉर्म होती है, वही हमें यूज करनी पड़ती है। पर्सनल प्रोनाउंस में ऐसा नहीं होता। पर्सनल प्रोनाउंस की अपनी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं केसेस। अब एक तो होता है नॉमिनेटिव केस। ये प्रोनाउन की वो फॉर्म होती है जिसका यूज हमें तब करना पड़ता है जब वो प्रोनाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट हो। एक होती है ऑब्जेक्टिव। ये वो केस होता है या वो फॉर्म होती है प्रोनाउन की जिसका यूज हमें तब करना पड़ता है जब वो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट चाहे वर्ब का हो या प्रिपरेशन का हो। और एक उसकी फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं पजेसिव केस। पजेसिव केस उसकी वो फॉर्म होती है इसका यूज हमें तब करना पड़ता है जब हमें किसी प्रोनाउन के पजेशन का रेफर करना हो। अब देखो, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये तो है नॉमिनेटिव केसेस। मतलब इनका यूज हमें सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट करना है। मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये हैं इनके ऑब्जेक्टिव केसेस। अगर हमें इन प्रोनाउंस को ऑब्जेक्ट बनाना है चाहे वर्ब का या प्रिपरेशन का, तो इन्हें यूज करना। उसके बाद में फिर आगे पजेसिव। माइन, माई, आवर्स, आवर, योर्स, योर, हिज, हिज, हर्स, हर, इट्स, देयर्स, देयर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने दो फॉर्म्स लिख दी पजेसिव केस में। अच्छा, दोनों के डिफरेंस समझ लेना। ये जो माइन, आवर्स वगैरह है ना, ये तो है प्रोनाउंस, ये है पजेसिव केस के प्रोनाउंस। माई, अवर, योर वगैरह जो है ये है पजेसिव केस के डिटर्मिनर्स। अब देखो, हमने आए सेंटेंस लिखा, देयर इज अ वेरी इजी लाइफ। अब इस सेंटेंस में हमने देयर को, जो कि एक डिटर्मिनर होता है, सब्जेक्ट बना के लिख दिया, और सेंटेंस गलत हो गया क्योंकि सब्जेक्ट डिटर्मिनर्स नहीं, नाउन या प्रोनाउन होते हैं। अच्छा, डिटर्मिनर बिना नाउन के यूज भी नहीं होता, तो या तो इसके साथ में इसका नाउन लिखो, देयर लाइफ। अच्छा, लाइफ हमने ऑलरेडी सेंटेंस में पहले से ही लिख रखा है, तो बजाय कि फिर दोबारा से उसे लिखने के प्रोनाउन लिख दो, देयर्स। अब जो देयर्स हमने लिखा है ये प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट बन जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे देयर्स इज अ वेरी इजी लाइफ। दूसरा क्वेश्चन देखो, देयर्स जॉब इज क्वाइट इजी। अब यहाँ पे हमने सब्जेक्ट बना के लिखा जॉब को, जॉब है नाउन। अच्छा, नाउन के साथ प्रोनाउन यूज नहीं होते, प्रोनाउन नाउन की जगह पर यूज होते हैं। नाउन के साथ लिखना हो तो डिटर्मिनर लिखना पड़ेगा। अब डिटर्मिनर देयर्स नहीं होता, देयर होता है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देयर जॉब इज क्वाइट इजी एंड देयर्स इज अ वेरी इजी लाइफ। तो अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना के लिखना है तो प्रोनाउंस लिखा करो, डिटर्मिनर बना के लिखना है तो डिटर्मिनर वो लिखा करो। तो अभी अपना समझ लेना है कि उनमें से कौन से डिटर्मिनर से कौन से प्रोनाउंस हैं। जब नाउन की जगह पे लिखना हो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना के तो प्रोनाउन लिखना, नाउन के साथ लिखना हो तो डिटर्मिनर लिखना। एक क्वेश्चन और देखो। हम्म, क्या कर रहा है? हाँ, देयर्स किसे रेफर कर रहा है? लाइफ को। अबे क्या है, बुखार है क्या? तो लाइफ को रेफर कर रहा है। देयर्स, देयर्स इज अ वेरी इजी लाइफ, देयर्स का मतलब देयर लाइफ। ये लो। थर्ड क्वेश्चन देखो, इट्स नॉट योर्स फॉल्ट बट इज आवर।
अब हमने कहा इट्स नॉट योर्स फॉल्ट बट इज आर। अब देखो ये जो फॉल्ट वर्ड है नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए डिटर्मिनर यूज करना पड़ेगा, डिटर्मिनर योर्स होता नहीं है तो योर लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने इसके बाद कॉम्प्लीमेंट बना के आवर लिखा ना, ये डिटर्मिनर है। अच्छा, डिटर्मिनर कॉम्प्लीमेंट भी नहीं बन सकते, उनको हमेशा नाउन की जरूरत होती है, तो या तो इसके साथ नाउन लिखो आर फॉल्ट, योर फॉल्ट बट इज माई फॉल्ट। अच्छा, फॉल्ट एक बार लिखे रखा है तो दोबारा से रिपीट करके लिखने से अच्छा है कि उसकी जगह प्रोनाउन लिख दो आर्स। और जब ये बात समझ में आ जाए कि देयर सो देयर में क्या डिफरेंस है, योर्स योर में क्या डिफरेंस है, आवर्स आवर में क्या डिफरेंस है, तो एक छोटा सा डिफरेंस ये भी समझ लेना कि जो इट्स है ना ये भी गलत लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखो। अब देखो ये जो इट्स हमने बिना अपस्ट्रॉफी के लिखा और विद अपस्ट्रॉफी के लिखा, ये दो अलग अलग वर्ड हैं। जब हम इसको बिना अपस्ट्रॉफी के लिखते हैं तब ये होता है पजेसिव केस का डिटर्मिनर, ठीक है। पजेसिव केस के प्रोनाउन से पजेसिव केस के डिटर्मिनर्स हुज का रिप्लाई होते हैं, ये ध्यान रखना। अच्छा, जब हम इसे अपस्ट्रॉफी के साथ लिख देते हैं तो ये बन जाता है इट इज की शॉर्ट फॉर्म। अब देखो हमने नाउन चैप्टर में पढ़ा था कि अगर हम कभी किसी नाउन को लिखेंगे पजेसिव केस में तो हमें उसके बाद में अपस्ट्रॉफी एस लिखनी पड़ेगी। जैसे मान लो कमल है नाउन, अगर हम इसका पजेसिव केस बनाना चाहते हैं तो हमें इसे ऐसे लिखना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन पर्सनल प्रोनाउंस के सिचुएशन में क्या होता है, इनके जो पजेसिव केसेस होते हैं वो रेडीमेड होते हैं, तो हमें इनके साथ में अपस्ट्रॉफी पजेसिव केस बनाने के लिए तो खैर नहीं यूज करना पड़ता, बाकी किसी वजह से यूज करना चाहते हो तो यूज कर लो। तो पर्सनल प्रोनाउंस के अपने रेडीमेड पजेसिव केसेस होते हैं, अगर हम उनके साथ कभी पजेसिव के अपस्ट्रॉफी यूज करते हैं तो उस अपस्ट्रॉफी का पर्पस वहां पे पजेसिव केस बनाना नहीं, कुछ और ही होता है। कुछ और का मतलब जैसे हमने ये लिख दिया, तो अगर हम इसको अपस्ट्रॉफी के साथ ऐसे लिख रहे हैं तो ये पजेसिव केस नहीं हो सकता, क्योंकि इसका पजेसिव केस हिज होता है। ये जो हमने लिखा है या तो ये ही इज या ही हैज की शॉर्ट फॉर्म है, वो सेंटेंस पढ़ने के बाद पता चल पाएगा कि ही इज है या ही हैज है। तो अगर हम कभी अपस्ट्रॉफीज लिखते हैं पर्सनल प्रोनाउंस के बाद में तो वो शॉर्ट फॉर्म्स के लिए लिखी जाती हैं, ना कि पजेसिव केस बनाने के लिए। अब मान लो अगर कभी हमने स्कूल कॉलेज वगैरह में ऐसे लिख दिया योर्स ऑबिडेंटली एक्स वाई जेड या जो भी, तो ये गलत लिख दिया, इसको ऐसे लिखना चाहिए था। तो ये जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं इनका पजेसिव केस बनाने के लिए अपस्ट्रॉफीज मत लिखा करो, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक दो क्वेश्चन इसी टाइप के और लिखता हूं, अपने आप सही करना। डैश कलर इज टू ब्राइट, डैश वेरी कॉस्टली हियर। अब देखो फर्स्ट सेंटेंस हमने सब्जेक्ट पहले से ही लिख रखा, कलर इज टू ब्राइट, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे एक डिटर्मिनर चाहिए जो ये बता दे कलर किसका, हुज कलर। अच्छा, हुज का रिप्लाई हमेशा पजेसिव केस के वर्ड्स ही होते हैं, तो अगर हमें हुज का रिप्लाई यहाँ पे चाहिए तो पजेसिव केस का डिटर्मिनर ऐसे लिख दो, इट्स। अच्छा, सेकंड सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि हमने वेरी कॉस्टली एक एडजेक्टिव लिख रखा है। अब अगर एडजेक्टिव लिख रखा है तो कोई ना कोई लिंकिंग वर्ब भी होगी जिसके बाद इसे लिखा जाएगा, सब्जेक्ट भी होगा। तो अब हमें यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए, तो ये इट्स लिख दो। तो ये जो हम इट्स लिखते हैं अपस्ट्रॉफी के साथ में, ये सब्जेक्ट होता है, इसकी वर्ब इसके साथ शॉर्ट फॉर्म में लिख दी जाती है। अच्छा, बिना अपस्ट्रॉफी के लिखते हैं तो वो हुज का रिप्लाई पजेसिव केस का डिटर्मिनर होता है। तो जहां पर हुज का रिप्लाई चाहिए वहां पे इट्स को लिखा करो बिना अपस्ट्रॉफी के, और जहां पर सब्जेक्ट लिखना हो सेंटेंस का वहां पे लिखा करो अपस्ट्रॉफी के साथ। सिक्स क्वेश्चन देखो, द गंगा एंड its tributaries form the largest river system, the largest river system in the world। अब ये किसी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और ये हमारे इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो द गंगा एक सब्जेक्ट है, एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन अगर उससे जोड़ रहे हो तो ये भी सब्जेक्ट होगा। अब हम देख रहे हैं गंगा एक रिवर है, बाकी उसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं सहायक नदियां वो हैं। अब ये दोनों सब्जेक्ट हैं, अगर ये ट्रिब्यूटरीज नाउन सब्जेक्ट है तो इसके बाद हमने इट्स तो गलत लिख दिया,
अब ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पे हुज का रिप्लाई लिख सकते हैं, हुज ट्रिब्यूटरीज। तो हुज का रिप्लाई ये तो होता नहीं है, वो तो ये होता है। तो हम लिख देंगे ईच ट्रिब्यूटरीज फॉर्म द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन द वर्ल्ड। तो जहां हुज का रिप्लाई चाहिए वहां पे अपॉस्ट्रोफी मत यूज करना, जहां पे नहीं चाहिए वहां पे यूज कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो। दे आर मच ओल्डर देन हिम। यू आर एज टॉल एज मी। ये दो सेंटेंस देखो। अब यहाँ देखो समझना, ये जो हमने एज टॉल एज यूज किया ना स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर से हम सिमिली कहते हैं। एज टॉल एज विच, मतलब जो भी इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं सिमिलरिटी शो करने के लिए लिखे जाते हैं। तो जो एज टॉल एज हमने लिखा ना, इसके बाद जो हम मी लिख रहे हैं, इस मी और इस सब्जेक्ट यू में सिमिलरिटी शो की जा रही है कि दोनों टॉल हैं और इक्वल टॉल है। अच्छा, यहाँ पर जो हमने ओल्डर देन लिखा है कंपेरेटिव डिग्री है। अब हम देख रहे हैं कंपेरेटिव डिग्री के बाद हमने हिम लिखा, तो अगर हम हिम लिख रहे हैं तो इसका किसी न किसी से कंपेरिजन भी कर रहे होंगे। इसका कंपेरिजन दे से हो रहा है। अब ये दे सब्जेक्ट है, अगर इससे कंपेयर कर रहे हो तो ये भी सब्जेक्ट ही होगा, तो ही। अच्छा, अब इस मी की हम सिमिलरिटी शो कर रहे हैं यू से, यू सब्जेक्ट है। अगर यू सब्जेक्ट है और उससे सिमिलरिटी शो कर रहे हो तो जिसकी सिमिलरिटी शो कर रहे हो वो भी सब्जेक्ट ही होगा, आई। तो अगर हम कभी भी कंपेयर करें नाउन्स को तो उनके सेम केसेस का कंपैरिजन होता है। मतलब नॉमिनेटिव नॉमिनेटिव से कंपेयर किया जाता है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव से कंपेयर किया जाता है। तीसरा एग्जांपल देखो। थर्ड एग्जांपल हमने लिखा, शी इज सीनियर टू ही। दूसरा हमने लिखा, दे आर वाइज लाइक शी। अब देखो ये जो दोनों हमने सेंटेंस लिखा है ना, शी इज सीनियर टू ही, दे आर वाइज लाइक ही, शी। अब ये जो हमने ही लिखा है या शी लिखा है, इनकी भी हम सिमिलरिटी शो कर रहे हैं दे से जो सब्जेक्ट है और सी से जो कि सब्जेक्ट है। लेकिन इस बार हम सिमिलरिटी शो करने के लिए कोई कंपेरेटिव डिग्री या देन या एडवर्ब नहीं यूज कर रहे। इस बार हम यूज कर रहे हैं प्रिपोजिशन टू, लाइक। अबे लाइक और टू दोनों प्रिपोजिशन होते हैं। अब प्रिपोजिशन के बाद में जो वर्ड लिखे जाते हैं उसके ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में लिखा करो, चाहे वो सब्जेक्ट का हो, चाहे मतलब चाहे वर्ब का हो, चाहे प्रिपोजिशन का। तो इसको हर लिखो। तो अगर हम कभी सिमिलरिटी शो करते टाइम किसी नाउन या प्रोनाउन को प्रीपोजिशन के साथ लिखेंगे तो हमेशा उसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखना, सिमिलरिटी जिससे चाहे शो की जा रही हो। और इसी बात को समझने के लिए एग्जांपल और लिख लेना, एवरीवन बट ही हैज एग्रीड विद अस। दूसरा, दूसरा इट इज अ मैटर बिटवीन यू एंड दे। अब हमने लिखा एवरीवन बट ही हैज एग्रीड विद अस एंड इट इज अ मैटर बिटवीन यू एंड दे। अब देखो ये जो एवरीवन हमने लिखा ना, ये टोटल है और ही इसका पार्ट है, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बट ये वर्ड लिख रहे हैं तो ये बट क्या कर रहा है, इन दोनों को रिलेट कर रहा है। रिलेट करना काम इंग्लिश में प्रीपोजिशंस का होता है। अब वैसे तो बट कंजंक्शन भी होता है,
लेकिन जब बट कंजंक्शन होता है तो इसका मतलब होता है येट और स्टिल, तब इसका मतलब होता है येट और स्टिल। लेकिन ये प्रिपोजिशन भी होता है, रिलेशन शो करता है वर्ड्स के। जब ये प्रिपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है एक्सक्लूडिंग। अब अगर सेंटेंस में बट का मतलब एक्सक्लूडिंग होता है ये प्रिपोजिशन होता है, और अगर इसका मतलब येट स्टिल होता है कंजंक्शन होता है। फिलहाल में इस सेंटेंस में ये प्रिपोजिशन है। अगर ये प्रिपोजिशन है तो इसके बाद जो हम ही लिख रहे हैं वो तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया तो उसका ऑब्जेक्टिव केस में लिखो हिम। और वो जो हैज अ ग्रेड वर्ब है उसका सब्जेक्ट एवरीवन है, ध्यान रखना। उसके बाद में बट तो चलो कहीं कंजंक्शन होता है, कहीं प्रिपोजिशन होता है, लेकिन ये जो बिटवीन है ये तो हर जगह ही प्रिपोजिशन होता है। तो अगर ये हर जगह ही प्रिपोजिशन होता है तो इसका मतलब ये जो दे और यू है ये इसके ऑब्जेक्ट हैं। अब यू का नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव तो सेम होता है, लेकिन दे का नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव सेम नहीं होता, इसका ऑब्जेक्टिव देम होता है। तो हमें इसे लिखना पड़ेगा एवरी वन बट हिम हैज अ ग्रेड विद अस एंड इट इज अ मैटर बिटवीन यू एंड देम। तो प्रेपोजिशंस के बाद में कोई भी नाउन या प्रोनाउन लिखोगे तो उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और अगर वो प्रोनाउन है तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखना। ऑब्जेक्टिव केसेस क्या होते हैं वो पता चल गया। खैर फिर से वही कंपैरिजन वाली बात पे वापस आते हैं। अब देखो हमने एक सेवंथ क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, ही नोज यू बेटर देन मी और बेटर देन आई। ही नोज यू बेटर देन मी और बेटर देन आई। अब देखो ये जो हमने मी लिखा है ना और ये आई लिखा है, यहाँ पे है क्या, ये जो हमारी वर्ब है नोज, इसका साथ सब्जेक्ट है इसका ही और ऑब्जेक्ट है यू। अच्छा इनमें क्या था कि इन वर्ब्स में हमारे पास सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है। अगर हम ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन करेंगे तो हमें मी लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट से कंपैरिजन करेंगे तो आई ही आई लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर हम मी लिखेंगे तो भी सेंटेंस सही होगा, आई लिखेंगे तो भी सही होगा। तो इस सिचुएशन में मी आई कुछ भी लिखा होगा उसको सही समझना। और देखो समझ लेना, अगर हम यहाँ पे मी लिखेंगे तो हमें ये मानना पड़ेगा कि दो ऑब्जेक्ट हैं। ही जो है वो एक ही सब्जेक्ट है, वो दो लोगों को जानता है, यू को और मी को। यू को बेटर जानता है, मी को उतना अच्छा नहीं जानता। आई लिख देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास ऑब्जेक्ट एक ही है और सब्जेक्ट दो है, मतलब दो लोग हैं उसे जानने वाले यू को, एक ही जानता है एक मैं जानता हूँ, लेकिन ही अच्छा जानता है। तो इस सिचुएशन में मी आई कुछ भी लिखोगे सही हो जाएगा। एट सेंटेंस देखो, शी कैन स्पीक इंग्लिश बेटर देन हिम और ही। अब देखो शी सब्जेक्ट है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। अगर हम हिम का कंपेरिजन ऑब्जेक्ट से करेंगे तो मतलब अगर इंग्लिश से करेंगे तो हिम लिखना पड़ेगा और सी से करेंगे तो ही लिखना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस में भी हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट दोनों ही है, लेकिन हमें पता है इस बार कंपैरिजन जो है वो ऑब्जेक्ट से हो नहीं सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट है लैंग्वेज और वो है पर्सन। पर्सन और लैंग्वेज का तो कंपैरिजन आपस में होगा नहीं। तो हिम गलत है और केवल ही सही है। तो ऑब्जेक्ट लिखने का मतलब ये भी नहीं कोई भी अनाप शनाप ऑब्जेक्ट लिख दोगे, ऑब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो कंपेरेबल हो, जिसके साथ में कंपेरिजन हो पाए। नाइन्थ क्वेश्चन देखो, ही कैन फिनिश दिस जॉब अर्लियर देन यू। ही कैन फिनिश दिस जॉब अर्लियर देन यू। अब देखो इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट हो गया, दिस जॉब ऑब्जेक्ट हो गया, देन के बाद हमने यू लिख दिया। अब हम यू को अगर लिख रहे हैं तो इसका किसी न किसी से कंपेरिजन भी कर रहे होंगे। अच्छा बाकी प्रोनाउंस के साथ देखो क्या होता है, अगर हमने आई लिखा तो ये पता चल जाता है कंपेरिजन सब्जेक्ट के साथ है, मी लिखा तो ऑब्जेक्ट के साथ है। उसी तरीके से वी लिखा तो कंपेरिजन सब्जेक्ट के साथ है, एस लिखा तो ऑब्जेक्ट के साथ है। ही लिखा तो कंपेरिजन सब्जेक्ट के साथ है, हिम लिख दिया तो ऑब्जेक्ट के साथ है। यू के केस में क्या होता है, यू का नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव होता है सेम।
तो अगर यू का नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव सेम होता है तो फिर हमें जानना पड़ेगा इस यू का हम कंपैरिजन किसके साथ कर रखते हैं, क्योंकि इसको मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है। ऐसा भी माना जा सकता है इसका कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से हो रहा है जॉब से, लेकिन हमें पता है कि अगर हम इसका कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से करेंगे तो मीनिंग होगा इलॉजिकल। अब मीनिंग की बात तो तब जब आदमी इतना समझदार हो ये बात सोच पाए, ठीक है। तो अब अगर हम ऐसे लिख देंगे यू, तो ये क्लियरिटी नहीं आएगी, ये सेंटेंस एम्बिगुअस मीनिंग कन्वे कर रहा है, और लोग जो इसको मिस इंटरप्रेट करने वाले हैं वो इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि दिस जॉब से कंपैरिजन हो रहा है, कि ही जो है वो जॉब को भी फिनिश कर सकता है, यू को भी कर सकता है, जॉब को पहले करेगा, यू ही को बाद में फिनिश करेगा यू को। तो ये मीनिंग गलत है। ऐसी सिचुएशन में जब कोई कंफ्यूजन हो यू के केस को लेकर, तो यू के साथ में हेल्पिंग और लिखा करो। हेल्पिंग और लिख देने से क्लियर हो जाता है कि वो जो यू हमने लिखा वो नॉमिनेटिव केस का है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस का। अब कैन लिख देंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट होता है तो उसके बाद हेल्पिंग और नहीं आती। बेटा एक तो तुम इंग्लिश यहाँ पढ़ रहे हो, दूसरा मैं पढ़ा रहा हूँ, तब तुम ये बात सोच रहे हो ना। नहीं तो लोग इंग्लिश पढ़ने पढ़ाने वाले सोचते हैं वो तो सही गलत ना ना ना, बात तो सुनो मैं जो कह रहा हूँ, वो सही गलत मानते हैं, उनको खुद समझ में नहीं आएगा, दूसरे को गलत कहेंगे। तो मिस इंटरप्रेट करने का स्कोप तो हमेशा बना रहता है ना, है। तुमने ये बात सोच ली क्योंकि तुम इंग्लिश इस तरीके से पढ़ते हो या तुम्हें इस तरीके से पढ़ाई जाती है, सबको नहीं इस तरीके से पढ़ी पढ़ाई जाती ना। वो तो जो उसने अपना देख लिया अपने ही सही मानेगा। हाँ, तो हमने वहां पे केस भी तो फिर वैसा लिखा बेटा। हाँ, इंग्लिश से कंपेयर नहीं कर रहे हो तो क्या मी लिख दोगे, हिम लिख दोगे, और बाद में कह दोगे कंपेरिजन हिम से नहीं हो रहा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग केस भी तो यूज करोगे। फिर तुम लोग सोचते समझते नहीं हो क्या कि गर्मी चढ़ जाती है दोपहर में तुम्हारे। अगला क्वेश्चन देखो, यही बताएगा आंसर। इधर आप, प्लीज ऑफर दिस सीट टू समवन। सब्जेक्टिव होके पढ़ना छोड़ दो यार, ऐसे नहीं होता कुछ। जब तक सब्जेक्टिव रहोगे तो पढ़ना पढ़ाना सब जीरो ही हो जाएगा लास्ट में। प्लीज ऑफर दिस सीट टू समवन हु नीड्स इट मोर देन यू। केरला में एक ने दूसरे को गोली मार दी, और किस बात पे मार दी पता? दोनों अच्छे दोस्त थे, एक ऑटो चलाता था, एक की कोई दुकान उकान रही होगी। शाम को दोनों बैठे और दारू पी रहे थे। तो उनमें से दोनों दोस्त थे, पुराने दोस्त थे, उनमें से एक ने इंग्लिश में कोई सेंटेंस कहा। अच्छा, दूसरे ने कहा कि जो तू बोला है ना ग्रामेटिकली गलत है। तो उसने बोला नहीं ग्रामेटिकली सही है। उसने कहा नहीं गलत है। आपस में दोनों की जिरे हो गई। अब पिए थे, सेंस कितना साथ देगा, ठीक है। तो उसमें से एक ने दूसरे को मार दिया। बताओ, लोग किस आला दर्जे के हिले हुए हैं, ठीक है। तो हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, अपनी तरफ से फुल प्रूफ काम करो, बाकी अपनी ऐसी तैसी करे, और क्या, ऐसे ही ले। जो गलत समझता है वो पता है पहले दूसरे पे उंगली उठाता है, ये खासियत होती है लोगों की। जिसका अपना दिमाग कट जाएगा ना, वो ये थोड़ी मान पाएगा, जान ही नहीं पाएगा कि मेरा दिमाग कट गया। जान ही जाएगा तो वो सीख जाएगा, सुधर जाएगा कभी ना कभी। तो जिसका अपना कट जाता है ना दिमाग, वो जान ही नहीं पाता कि मेरा दिमाग कट गया है। उसको ये लगता है सब पगला गए हमारे अड़ोस पड़ोस के, ठीक है। ये होता है। तो ये स्कोप क्यों लेना अपना, उसको सही करके चलो। ये देखो सेंटेंस कभी पढ़ा? हाँ, ये पढ़ा कभी? मेट्रो में, ये मेट्रो में लिखा होता है। क्या यही लिखा होता है जो लिखा गया है, कुछ और लिखा होता है वहां? हाँ, यूट्यूब लिखा होता है। वो कह रहा है नहीं लिखा होता, पीछे बैठा नहीं लिखा होता। हाँ, ये पगला है। अब देखो यहाँ पे, इससे पहले का सेंटेंस अगर हम छोड़ दें, अगर केवल रिलेटिव क्लॉज को देखें, अरे ये सब विपक्षी दलों की चाल है। नेताओं का यही डायलॉग होता है ना, गड़बड़ करेंगे खुद, अब पकड़े जाएंगे तो कह देंगे विपक्षी दलों की चाल है, पकड़वा दिया। कितने बेशरम से सर। ये हु सब्जेक्ट है, इट ऑब्जेक्ट है। हु का मतलब है वो पर्सन, और इट का मतलब है सीट। अब हमने मोर देन यू लिख दिया, इसका मतलब हम यू को कंपेयर कर रहे हैं। अब हम यू का कंपेरिजन किससे कर रहे हैं हमें बताना पड़ेगा। अब जिस तरीके से मिस इंटरप्रिटेशन यहाँ पे हो रहा था, यहाँ भी हो सकता है। अगर हम ये मान लें यू का कंपेरिजन हु से हो रहा है, तो इसका मतलब हमें मानना पड़ेगा दो सब्जेक्ट है, मतलब दो पर्सन है जिनको सीट की जरूरत है, एक को ज्यादा जरूरत है, तो हम कह रहे हैं कि जिसको ज्यादा जरूरत है उसे दे दो। अगर हम मान लें कि नहीं, यू का कंपेरिजन हु से नहीं इट से हो रहा है, जो कि ऑब्जेक्ट है,
तो हमें ये मानना पड़ेगा पर्सन एक ही है, उसको दो चीजों की जरूरत है, उसे सीट की भी जरूरत है, तुम्हारी भी जरूरत है। सीट की जरूरत उसे ज्यादा है तो मतलब सीट की जरूरत उसे ज्यादा है तो सीट उसे दे दो। और हमें पता है वाहियात मीनिंग है, लेकिन अब समझदार आदमी समझेगा ना, बेवकूफ तो ये बात समझा नहीं पाओगे ना, तो उसके लिए डू लिखना पड़ेगा। तो डू लिख देने से फिर बहुत ही हिला हुआ है तो वो अभी मिस इंटरप्रेट कर ले, नहीं तो अब कोई वैसे गुंजाइश गलत समझने की बची नहीं है। जब यू डू लिख दोगे तो कंफर्म हो जाएगा कि ये सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट नहीं है, और इसका कंपैरिजन हु से करो ना कि इट से। लिखा होता है मेट्रो में डू की नहीं लिखा होता? लिखा होता है। ध्यान से, अगर जिसने ध्यान नहीं दिया आपके बाद देना, तो लिखा होता है। अगला क्वेश्चन देखो, यू कैंट चीट हिम, बातें मत कर, लाइक यू डिड विद हिज फ्रेंड्स। अब ये सेंटेंस एक बार सही करो, यू कैंट चीट हिम लाइक यू डिड विद हिज फ्रेंड्स। ये यू जो हमने लिखा है, ये नॉमिनेटिव केस में या ऑब्जेक्टिव केस में? देखो तो एक बार, ये यू नॉमिनेटिव केस का है या ऑब्जेक्टिव केस का? अब यहीं पे कॉमन सेंस फिर का यूज करना पड़ता है। लाइक देखोगे या प्रेडिकेट देखोगे हिले हुए। अब देखो हमने इसके अंदर प्रेडिकेट लिख रखा है, अगर प्रेडिकेट लिख रखा है ना तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऊपर बातें क्यों समझाएंगे, इसीलिए समझाएंगे ये सेंटेंस पकड़ में है। अब ये जो यू हमने लिखा है इसके बाद हमने प्रेडिकेट लिख रखा है, अगर हम इसके बाद प्रेडिकेट लिख रखा है तो ये हमारा सब्जेक्ट है। अब दिक्कत है कि अगर ये सब्जेक्ट है तो लाइक के बाद क्यों लिखा है, इसके बाद तो ऑब्जेक्टिव के साथ है, ये प्रीपोजिशन है। तो या तो इसको ऑब्जेक्ट मानो, जो कि माना नहीं जा सकता क्योंकि प्रेडिकेट लिखा हुआ है, तो फिर हटाओ इसे, एज लिखो। तो हम इसको लिख देंगे एज, यू काइंट चीट हिम एज यू डिड विद हिज फ्रेंड्स। अब देखो ये एज और लाइक दोनों सिमिलरिटी शो करने के लिए लिखे जाते हैं, लेकिन जो एज होता है ना ये एडवर्ब होता है, लाइक प्रीपोजिशन होता है। तो एज के बाद तो हम जरूरत, एज कंजंक्शन भी होता है वैसे, और लाइक केवल प्रीपोजिशन होता है, सिमिलरिटी दोनों ही शो करते हैं। तो एज हमारा कंजंक्शन भी है, प्रेपोजिशन भी है, और बाकी एडवर्ब भी होता ही है। तो एज के बाद तो हम नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी केस लिख देंगे, लेकिन लाइक प्रीपोजिशन है उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि ऑब्जेक्टिव केस लिखा नहीं जा सकता क्योंकि प्रेडिकेट लिखा हुआ है, तो लाइक हटाओ, एज लिख दो, एज यू डिड विद हिज फ्रेंड्स। और जब ये बात समझ में आ जाए तो दो छोटे छोटे क्वेश्चन और देखना। ही laughs dash his father, he looks dash his father। अब देखो ये जो ब्लैंक्स फिल करने हैं इनके लिए ऑप्शन हमारे पास है जो लाइक है, he laughs dash his father, he looks dash his father। अब देखो ये लुक है हमारी लिंकिंग वर्ब, लाफ है एक्शन वर्ब, लाफ एक्टिविटी है, लुक एक्टिविटी नहीं है, स्टेट है। तो ये लिंकिंग वर्ब है, एक्शन वर्ब है। अब चूंकि ये लिंकिंग वर्ब है तो उसका एडवर्ब तो आने से रहा, तो एज ऑप्शन खत्म हो गया, लाइक आंसर हो गया। अच्छा ये एक्शन वर्ब है तो इसके बाद चाहे एज लिखो चाहे लाइक लिखो, दोनों में से कोई भी सही है। तो ही laughs like his father, he laughs as his father, both are correct। ही looks as his father गलत हो जाएगा, लुक लिंकिंग और इसका एडवर्ब आएगा नहीं, तो लाइक लिखना, ही laughs looks like his father। ये बात समझ में आएगी तो एक एग्जांपल और भी देखना, he is working hard dash you, he is, हाँ हाँ। अबे तो चुप बैठने तो पिट जाएगा आज मतलब में, तुम पीछे का सब चबाते जा रहे हो, आगे भागते जा रहे हो। अब दिक्कत ये है कि हम समेटना नहीं जानते, हम आगे बढ़ते रहते हैं, पीछे वाला भूलना नहीं होता ना बेटा। ज्यादा पढ़ने का मतलब ये थोड़ी होता जो पहले पढ़ लिया वो भूल जाओगे। आगे भागने के चक्कर में इतना भाग गया पुल ही खत्म हो गया नीचे गिर जाके।
अब देखो, ही इज वर्किंग हार्ड, ही इज हार्ड वर्किंग, ये दोनों हमने लिखे हैं। अब ये जो वर्किंग हार्ड है ना, ये हमारी वर्ब है। वर्क हार्ड वर्ब होती है, उसकी कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। और इज हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, हार्ड वर्किंग, अगर अब तक तुम्हें ध्यान रहा हो तो हमने मॉडल्स में पढ़ा था कि एडजेक्टिव होता है। हार्ड वर्किंग का मतलब होता है डिलीजेंट, तो ये एडजेक्टिव है, तो इज वर्ब हो गई। अब इस वर्ब है और ये लिंकिंग वर्ब है, चूंकि लिंकिंग वर्ब है तो एडवर्ब का तो ऑप्शन खत्म। लाइक, ही इज हार्ड वर्किंग लाइक यू। अच्छा, इज हेल्पिंग वर्ब है, वर्किंग हार्ड मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब होती है, तो एज लाइक जो चाहे लिखो, इधर इज करेक्ट। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं ही इज वर्किंग हार्ड एज यू तो भी सही है, ही इज वर्किंग हार्ड लाइक यू तो भी सही है। तो ये अपना ध्यान देना, लाइक जो होता है ना, ये प्रिपोजिशन होता है, इसका यूज ऑब्जेक्टिव के इसके साथ करना, ठीक है। एज एडवर्ब होता है, उसको लिंकिंग वर्ब के साथ अवॉइड करना। हरिओम। एक 16th क्वेश्चन में आ जाओ, देख ही लेते हैं। 16th क्वेश्चन में हमने लिखा, एनिमल्स लाइक बर्ड्स, एनिमल्स लाइक बर्ड्स कैंट फ्लाई। ये सेंटेंस। अब देखो, वो जो क्वेश्चन है ना हमारा 16, उसको समझने के लिए दो छोटी छोटी बातें समझना पहले यहां से। ही लाइक यू डज नॉट स्मोक। दूसरा, ही डज नॉट स्मोक लाइक यू। अब देखो, ये जो हमारा सेंटेंस है ना, इसका प्रेडिकेट है डज नॉट स्मोक, और इस डज नॉट स्मोक प्रेडिकेट का जो सब्जेक्ट है वो ही है। तो इसका मतलब ये जो ही है ये तो स्मोक नहीं करता। अच्छा, उसके बाद में हमने लाइक प्रिपोजिशन का तो उसका ऑब्जेक्ट लिखा लाइक यू। अब अगर हम लाइक प्रिपोजिशन के ऑब्जेक्ट को नेगेटिव वर्ब से पहले लिखें तो वो सब्जेक्ट का और लाइक प्रिपोजिशन के ऑब्जेक्ट की सिमिलरिटी शो करता है। सिमिलरिटी का मतलब ही तो स्मोक नहीं करता, लेकिन ये करता यू भी नहीं है, मतलब इस सेम इफेक्ट इन दोनों के लिए वैलिड हो गया। तो इसका मतलब हमें ये मानना पड़ेगा यू डोंट स्मोक इधर, यू डोंट स्मोक इधर, कि ही तो स्मोक नहीं करता, वो तो हमारे प्रेडिकेट का सब्जेक्ट ही है, लेकिन करता यू भी नहीं है। तो ये सिमिलरिटी हो गई दोनों की। अच्छा, अगर हम लाइक प्रिपोजिशन के ऑब्जेक्ट को नेगेटिव वर्ब के बाद लिख दें तो फिर वो डिफरेंस हो जाता है। डिफरेंस का मतलब ही स्मोक नहीं करता लेकिन यू करता होगा, तो इसका मतलब हमें ये मानना पड़ेगा बट यू डू, बट यू डू। तो जब हम किसी नेगेटिव वर्ब के साथ में लाइक प्रिपोजिशन का यूज करते हैं तो उसकी पोजीशन जो होती है वो सेंटेंस का मीनिंग बदल देती है। नेगेटिव वर्ब से पहले लिखोगे तो लाइक सिमिलरिटी शो करेगा, बाद में लिखोगे तो डिफरेंस शो करेगा। तो फर्स्ट सेंटेंस का मतलब ये है कि ही और यू दोनों में से कोई भी स्मोक नहीं करता। बाद वाले का मतलब ये है कि ही स्मोक नहीं करता, यू करता है। अब जब वो बात समझ में आ गई तो इधर आ जाओ। ये जो हमने लिखा है एनिमल्स लाइक बर्ड्स कांट फ्लाई, यहाँ पे हम क्या शो कर रहे हैं, एनिमल्स और बर्ड्स की सिमिलरिटी है डिफरेंस। ये तो डिफरेंस है। एनिमल्स फ्लाई नहीं कर पाते लेकिन बर्ड्स तो कर ही रहते हैं, तो ये सिमिलरिटी नहीं, इन दोनों की डिफरेंस है। अगर डिफरेंस है तो गलत जगह लिख दिया, इसे यहाँ ले आओ। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, एनिमल्स कांट फ्लाई लाइक बर्ड्स। अच्छा, जब हम लिख देंगे एनिमल्स कांट फ्लाई लाइक बर्ड्स तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग क्या हो जाएगा, बट बर्ड्स कैन। तब इसका मतलब हो जाएगा बट बर्ड्स कैन। अच्छा, अगर पहले लिखा रहने देंगे जहां पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा बर्ड्स कांट फ्लाई इधर। लेकिन हमें पता बर्ड्स कैन फ्लाई, एनिमल्स कांट फ्लाई, तो हमें डिफरेंस शो करना है। तो अगर डिफरेंस शो करना है तो नेगेटिव वर्ब के बाद लिखो इसे, एनिमल्स कांट फ्लाई लाइक बर्ड्स। अगला क्वेश्चन देखो। फादर डिड नॉट लाइक मी गोइंग टू द सिनेमा।
अब देखो वो जो हमारा सेंटेंस है ना, इसमें लाइक वर्ब है, ठीक है। एक बार देखो तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होगा? फादर डिडंट लाइक, क्या पिताजी को पसंद नहीं था? मी या गोइंग टू सिनेमा? क्या पता मी ही ना पसंद हो। हाँ, हो सकता है ऐसा। ऐसा नहीं। क्या कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स को बच्चे पसंद ना हो? हाँ, होता है कभी ऐसा कि पेरेंट्स को अपने बच्चे पसंद ना हो? वो पड़ोसी तेरा ना कर रहा है तो ससुर हाँ कर रहा है। हैं? देखो, रेयर मामला हो तब तो अलग बात है, ठीक है। केसी अलग हो तब तो क्या नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। पेरेंट्स को अपना बच्चा तुषार कपूर होगा, रणबीर कपूर नजर आएगा। ये होती है, मतलब कहानी ये होती है। हाँ, गया गुजरा बिल्कुल होगा, लेकिन नजर वो सुपरमैन आएगा, ये सुपरमैन आ गया। तो ऐसा जनरली होता नहीं है कि पेरेंट्स को बच्चे पसंद ना हो, अपने बच्चे सबको ही पसंद होते हैं, वो कैसे भी हो, वो अलग बात है। ये तो मोह होता है, ठीक है। अब कहानी क्या है कि बच्चों की कुछ हरकतें होती हैं दैट यू डोंट लाइक, ठीक है। अगर कोई सेंसिबल पर्सन है तो ऐसा जरूर होता है कि हाँ बच्चों की हरकतें पसंद नहीं है। बच्चे तो लगभग मुझे लगता है पसंद ही होते हैं सबको, अपने तो पसंद ही होते हैं, दूसरों की अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ना वो मी नहीं, वो गोइंग टू द सिनेमा है। अब अगर गोइंग टू द सिनेमा ऑब्जेक्ट है तो हम इसे जेरेंट कहेंगे, पहली बात। अगर एक गोइंग टू द सिनेमा वर्ब की एनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट है तो हम इसे कहेंगे जेरेंट। वर्ब की एनजी फॉर्म जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करें नाउन का, वो जेरेंट होती है। तो अगर ऑब्जेक्ट डोंट लाइक वर्ब का वो हो गया, तो फिर इस मी की जरूरत तो है ही नहीं, हटा दो इसे। अब हमने मी हटा दिया, ठीक है, और हमने लिख दिया फादर डिडंट लाइक गोइंग टू द सिनेमा। अब एक चीज देखो, क्या हमने पहले कभी ऐसा डिस्कस किया कि मेन वर्ब के बाद लिखे गए नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट जो होता है वो मेन वर्ब का सब्जेक्ट ही हो जाता है? ऐसा डिस्कस किया कभी? पता ही नहीं, बावलों को मुंह पर उठाए बैठे हैं। क्या मेन वर्ब के बाद लिखी गई नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट जो होता है वो मेन वर्ब का ही सब्जेक्ट होता है? ये डिस्कस किया पहले या नहीं? नहीं किया तो समझ लो। अब सुन लो यहाँ पे, ये पहले कई बार डिस्कस किया होगा, समझे। लेकिन हम मूर्खों को कौन समझाए, कितना समझाए। ये डिडंट लाइक वर्ब है हमारी मेन, इसका सब्जेक्ट है फादर। तो इसके बाद जब नॉन फाइनाइट वर्ब लिखेंगे ना, उसका भी सब्जेक्ट यही हो जाएगा। तो इसका मतलब लाइक नहीं करने वाला और सिनेमा जाने वाला पर्सन सेम है। अच्छा, वैसे सेम होना नहीं चाहिए, क्योंकि मान लो काम पे तो आदमी जबरदस्ती जाता है, नहीं उसका जाने का मन है लेकिन घर चलाना है तो काम पे जाना पड़ रहा है, लेकिन सिनेमा जाने की तो कोई मजबूरी भी नहीं हो सकती कि कोई जाना नहीं चाहता सिनेमा लेकिन फिर भी उसको मूवी देखने रोज जाना ही पड़ता है। ऐसा तो नहीं होता होगा। तो ये सेंटेंस अभी गलत है। अब कॉन्टेक्स्ट गलत हो गया, पहले ग्रामर गलत थी। तो अतः असल में क्या है कि सिनेमा जाने वाला पर्सन कोई और होगा, नहीं पसंद करने वाला कोई और होगा। तो हम क्या करेंगे, उस पर्सन को जो सिनेमा जाने का सब्जेक्ट है पजेसिव केस में इसके साथ डिटर्मिनर बना के लिख देंगे। तो बजाय कि उस मी को रिमूव करने के उसको डिटर्मिनर बना दो और ऐसे लिख दो फादर डिडंट लाइक माई गोइंग टू द सिनेमा। तो इसका मतलब हो गया सिनेमा जाने वाला पर्सन है आई, और नहीं पसंद करने वाले पर्सन है उसके पिताजी। तो इस छोटे से एग्जांपल से हमें ये समझना है कि यूज पजेसिव केसेस विद जेरेंट्स। अगर मान लो हम कभी वर्ब की आईएनजी फॉर्म को सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बना के लिखें और उसके साथ हमें कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन लिखना पड़े, तो पजेसिव केस में डिटर्मिनर बना के लिखना। अब देखो, जैसे हमने लिखा फादर डिडंट लाइक माई फ्रेंड, ठीक है, या फादर डिडंट लाइक माई जॉब, या फादर डिडंट लाइक माई बिहेवियर, ठीक है, फादर डिडंट लाइक माई मी गोइंग टू द सिनेमा। अब देखो, ये फ्रेंड नाउन है, जॉब नाउन है, बिहेवियर नाउन है। तो ये जो जेरेंड है ना, ये भी नाउन ही होता है। जेरेंड वर्ब की एनजी फॉर्म होती है जो नाउन का काम करती है, तो ये सारे नाउन है। अब अगर इन सारे नाउन्स के साथ हमने डिटर्मिनर लिखा तो इसके साथ ये प्रोनाउन क्यों लिख दिया? प्रोनाउन नाउन के साथ तो लिखा ही नहीं जाता, तो इसको हम डिटर्मिनर बना देंगे माई। तो जिस तरीके से ये है ना फादर डिडंट लाइक माई फ्रेंड, उसी तरीके से हो गया फादर डिडंट लाइक माई गोइंग टू द सिनेमा। तो जिस तरीके से हम बाकी नाउन्स के साथ पजेसिव केस लिखते हो, वैसे जेरेंड के साथ भी लिखा करो, ये भी नाउन नहीं होता। अरे यार, दो तीन क्वेश्चन और लिखता हूँ तुम्हारे लिए, अपने आप सही करना। They took advantage of us being polite. We shall object to him going abroad.
You being careless can cost you this opportunity. The teacher did not object to my using the calculator. It being tasty caused its extinction. हाँ बच्चे, क्या हुआ? सुमित देखो, आवाज आ नहीं रही, वहां के स्पीकर तो खराब नहीं हो गया? बढ़ा दे एक बार। हाँ बेटा, क्या है? अबे क्या है हिले हुए? क्या है? हाँ? ऐसे बोल दूं? अबे हट, तुम्हें अकेले नहीं पढ़ाना ना बेटा, और भी बैच पढ़ाने। इट बीइंग टेस्टी कॉज इट्स एक्सटिंक्शन। एग्जाम्पल अपने आप लिखा करो। मैं एग्जाम्पल लिखते टाइम कई बार बोलता नहीं हूँ क्योंकि आंसर निकल जाता है मुझसे, तो एग्जाम्पल अपने आप देख के लिखा करो। एग्जाम्पल लगाने के चक्कर में मत बैठा करो। इट बीइंग टेस्टी कॉज इट्स एक्सटिंक्शन। ये चम्मच से ले खिलाने वाले हैं असल में, इन्हें उठा उठा के इनका हाथ पकड़ के लिखवाओ। क्या है यार, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो? इट बीइंग टेस्टी कॉज इट्स एक्सटिंक्शन। दे डिडंट अप्रूव ऑफ हिम मैरिंग दैट गर्ल। इंग्लिश की क्लास में देखा नहीं तुमने, बहुत जगह पे क्या होता है, मैं जैसे अपना शुरू में आया तो मैंने देखा टीचर ने एक सेंटेंस लिखा, बच्चों को 5 मिनट दे के अब तुम लिख लो। तो जब तक टीचर लिख रहा था तो बच्चे देख रहे थे, फिर जब बच्चे लिख रहे हैं तो टीचर देख रहा है, फिर दोनों ने लिख लिया, फिर दोनों ही देख रहे हैं। अबे क्या सचुर पागल आदमी, 20-25 साल के हो, सटासट लिखो, सटासट सुनो, समझो, टाइम बचाओ, टाइम की वैल्यू समझो। अब पहले आदमी घर से अपने दूर पड़े हुए हैं, जितना टाइम कट जाए यहाँ मौज में उतना ही कट जाए। तो पहले एक लिख रहा, दूसरा देख रहा, फिर दूसरा लिख रहा, पहला देख रहा, फिर दोनों बैठ के देख रहे। हद है भाई। लोड लो थोड़ा शरीर पे। एक्सक्यूज मी इंटरप्टिंग यू। एक्सक्यूज मी इंटरप्टिंग यू। हरि ओम प्रभु दीनदयाल। वी शुड नॉट tolerate anyone coming late. दूसरा, everybody appreciated Mohan speaking the truth. ये देखो कुछ क्वेश्चंस है, इन्हें अपने आप पढ़ो, समझो, समझ में आए तो सही करो, फिर बाद में डिस्कस करते हैं।
आ जाओ, हम दोनों भी देख ही रहे हैं लग रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ो। दे टुक एडवांटेज ऑफ अस बीइंग पोलाइट। व्हाट डिड दे टेक एडवांटेज ऑफ? व्हाट डिड दे टेक एडवांटेज ऑफ? किस चीज का फायदा उठाया उन्होंने? बीइंग पोलाइट। पोलाइट होने का फायदा उठाया। तो अगर बीइंग पोलाइट ऑफ प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है तो जेरेंड हो गया। और हुज बीइंग पोलाइट, अब हमें इसे डिटरमिन करना पड़ेगा, हुज बीइंग पोलाइट। तो डिटरमिन करने के लिए डिटरमिनर लिखो आवर। तो डिटरमिनर जो होता है आवर होता है, अस जो होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है। फिर हमने लिखा वी शैल ऑब्जेक्ट टू। व्हाट शैल बी ऑब्जेक्ट टू? हिम और गोइंग अब्रॉड। अब देखो, अगर गोइंग अब्रॉड ना लिखा होता तब तो हम हिम ही मान लेते, वी शैल ऑब्जेक्ट टू हिम। लेकिन अगर गोइंग अब्रॉड लिख रखा तो फिर उसी को मानना पड़ेगा, नहीं तो वो मतलब फ्रेज हो जाएगी। तो जो गोइंग अब्रॉड है ना, यही इसका ऑब्जेक्ट होगा। वी शैल ऑब्जेक्ट टू गोइंग अब्रॉड, मतलब हम विदेश जाने को ऑब्जेक्ट करेंगे। अब जा कौन रहा है ये बताना है, तो डिटर्मिनर लिख दो, हु इज गोइंग अब्रॉड, तो हुज का रिप्लाई आ गया हिज। फिर हमने लिखा यू बीइंग केयरलेस कैन कॉस्ट यू दिस अपॉर्चुनिटी। अभी जो हमने लिखा कैन कॉस्ट यू दिस अपॉर्चुनिटी, इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट होता है ना। कैन कॉस्ट यू दिस अपॉर्चुनिटी, प्रेडिकेट का सब्जेक्ट क्या है? ये बात किसके लिए कही जा रही है? यू के लिए, बीइंग केयरलेस के लिए? बोर्डम बेचारे। इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट ही है बीइंग केयरलेस, मतलब वो बात इसको लेकर कही जा रही है कि केयरलेस होने की वजह से मौका जा भी सकता है। तो अगर बीइंग केयरलेस हमारा सब्जेक्ट है तो जेरेंड हो गया। जेरेंड से पहले पजेसिव केस के डिटर्मिनर आएंगे, हुज बीइंग केयरलेस। तो हुज का रिप्लाई डिटर्मिनर होते हैं पजेसिव केस के। अब डिटर्मिनर योर होता है, यू तो होता नहीं है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, योर बीइंग केयरलेस। ये वाला क्वेश्चन किसी पेपर में आया शायद। द टीचर डिडंट ऑब्जेक्ट टू। ठीक है, अब जैसे हम लिखे द टीचर डिडंट ऑब्जेक्ट टू, व्हाट डिडंट द टीचर ऑब्जेक्ट टू? अच्छे, तो सही लिख गया, एक मिनट। चलो ये सही लिख गया कुल मिला के, ठीक है, इसको नो एरर मान लेना। वैसे पेपर में आया तो उसमें मी लिखा था, उसको माई लिखना था। ठीक है, द टीचर डिडंट ऑब्जेक्ट टू यूजिंग द कैलकुलेटर, हुज यूजिंग द कैलकुलेटर, तो आंसर आ गया माई। नेक्स्ट पे जाओ। इट बीइंग टेस्टी कॉज इट्स एक्सटिंक्शन। अब देखो, हमने लिखा कॉज इट्स एक्सटिंक्शन, ये प्रेडिकेट हो गया। कॉज इट्स एक्सटिंक्शन प्रेडिकेट का सब्जेक्ट क्या होगा, एक बार देखना तो। बीइंग टेस्टी है इट। वैसे अगर मैं इसका तुम्हें रेफरेंस दूं तो मैं बता देता हूँ। ये सेंटेंस डोडोस के बारे में लिखा जा रहा है। डोडो जानते हो? अबे डोडो जानते हो क्या होता है? बर्ड होते थे, फ्लाइटलेस बर्ड होते थे। अब फिलहाल में नहीं है, क्योंकि इंसान ने सारे खा डाले। ठीक है, एक तो फ्लाइटलेस था, उड़ नहीं पाता था, इस वजह से शिकार आसानी से हो जाता था। दूसरा, इसकी एक कमी और भी थी, टेस्टी बहुत था। ठीक है, तो लोगों के घर लत लगी, बदतमीज होते हैं लोग। उन्हें अपने टेस्ट से मतलब है, दूसरा जान से चला गया। ठीक है, एक डोडो नहीं बचा दुनिया में, सारे खा डाले। तो खैर, अब मोमोज के पीछे आज के लिए लगे हुए हाथ धो के। ठीक है अरे छोड़ेंगे, मोमोज भी नहीं सुधरे। इतना भीड़ लगाते हैं मोमो वाली दुकान पे सारे। मोमोज के देखो कितने स्टोर खुले हैं, हर कोने पे जहां देखो मोमोज मोमोज मोमोज। एक दिन वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, खा डालेंगे सबसे। खैर वो बात एक साइड। तो ये बात ना डोडो को लेकर कही गई, तो उसका जो टेस्टी होने का जो एट्रीब्यूट था ना, उसी की वजह से उसका एक्सटिंक्शन हो गया। तो कॉज इट्स एक्सटिंक्शन जो है ना, इसका सब्जेक्ट उसका बिंग टेस्टी एट्रीब्यूट है। अगर ये बिंग टेस्टी सब्जेक्ट है तो ये जेरेंड हो गया। जेरेंड से पहले पजेसिव केस आता है, तो इट्स लिखना बिना अपॉस्ट्रोफी के, इट्स बिंग टेस्टी। नेक्स्ट पे जाओ। द डिडंट अप्रूव ऑफ। अप्रूव ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को अपनी सहमति देना, रजामंदी देना, मतलब गेट एग्री। तो हमने लिखा था डिडंट अप्रूव ऑफ, व्हाट डिडंट दे गेट अप्रूव ऑफ? मैरिंग दैट गर्ल। अगर मैरिंग दैट गर्ल ऑब्जेक्ट है तो ये जेरेंड हो गया। अब जेरेंड से पहले आएगा हुज का रिप्लाई, हुज मैरिंग, तो आंसर आएगा हिज। फिर हमने लिखा एक्सक्यूज मी इंटरप्टिंग यू। अभी एक्सक्यूज और का हम ऑब्जेक्ट किसे माने, मी को या इंटरप्टिंग को? अब एक्सक्यूज का ऑब्जेक्ट क्या है, किसको एक्सक्यूज करने के लिए स्पीकर कह रहा है उसे? इंटरप्टिंग, मतलब किसी ने किसी को इंटरप्ट कर दिया, वो ये चाह रहा है कि वो उस काम को मतलब एक्सक्यूज कर दे, माइंड ना करे। तो ये जो एक्सक्यूज हो रहा है ना, इसका ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? ये एक्सक्यूज वर्ब जो है ना, इसका ऑब्जेक्ट है इंटरप्टिंग है। अगर ये इंटरप्टिंग इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये जेरेंड है। जेरेंड से पहले पजेसिव है। फिर हमने लिखा वी शुड नॉट टॉलरेट। व्हाट शुड नॉट बी टॉलरेट? क्या हमें टॉलरेट नहीं करना चाहिए? कमिंग लेट। अगर कमिंग लेट ऑब्जेक्ट हो गया तो जेरेंड हो गया, इससे पहले पजेसिव कैसा आएगा, तो लिखो एनी वंस, एनी वंस कमिंग लेट। नेक्स्ट पे आ जाओ। एवरीबडी अप्रिशिएटेड, व्हाट डिड एवरीबडी अप्रिशिएट? स्पीकिंग द ट्रुथ। एवरीबडी अप्रिशिएटेड स्पीकिंग द ट्रुथ, हुज? तो आंसर आ गया मोहन्स, मोहन्स स्पीकिंग द ट्रुथ।
चलो जब ये इतनी बातें समझ ली तो क्वेश्चन और देखो। क्वेश्चन नंबर 11, वी फाउंड हिम टॉकिंग वेरी डिस्टर्बिंग। दूसरा, वी फाउंड हिज स्विमिंग इन द पूल। हरि ओम प्रभु। अब जैसे हमने लिखा वी फाउंड हिम टॉकिंग वेरी डिस्टर्बिंग, वी फाउंड हिज स्विमिंग इन द पूल। अब यहाँ पे देखो, वी फाउंड वेरी डिस्टर्बिंग, व्हाट डिड वी फाइंड वेरी डिस्टर्बिंग? टॉकिंग और पर्सन? वैसे तो टॉकिंग होना चाहिए, डिस्टर्बिंग। तो जो टॉकिंग हमने कॉम्प्लीमेंट लिखा ना, वो कॉम्प्लीमेंट टॉकिंग, मतलब डिस्टर्बिंग जो हमने कॉम्प्लीमेंट लिखा वो टॉकिंग का है। ये डिस्टर्बिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने का काम करते हैं। तो ये जो डिस्टर्बिंग है ना, ये कॉम्प्लीमेंट टॉकिंग का है। तो अगर ये टॉकिंग हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये हिम तो गलत लिख दिया, या तो इसको हटाओ और नहीं तो इसको पजेसिव केस में लिखो हिज। वी फाउंड हिज टॉकिंग वेरी डिस्टर्बिंग। तो यहाँ पे जो टॉकिंग है वो हमारा ऑब्जेक्ट है फाउंड वर्ब का। तो चूंकि वो ऑब्जेक्ट है, हमने उसको जेरेंड मान लिया और उससे पहले पजेसिव केस हिज लिख दिया। लेकिन ये बात हम इस सेंटेंस में नहीं कह सकते कि वी फाउंड इन द पूल स्विमिंग। अभी जो स्विमिंग है ना, नोबडी फाइंड्स इन द पूल स्विमिंग। पूल में क्या मिला होगा, पर्सन या एक्शन? पर्सन। तो इसका ऑब्जेक्ट ही है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसको डिटर्मिनर क्यों बना रखा है, इसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखो हिम। तो ये हिम ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, स्विमिंग इन द पूल जो हमने लिखा ना, ये डिस्क्रिप्शन है इस हिम का और ये जेरेंड नहीं है। अब हम इसे कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। तो ये जो हमने स्विमिंग लिखा है, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म, सब्जेक्ट भी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, एडजेक्टिव है जो कि हिम को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो हमने टॉकिंग लिखा था, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, तो हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं, इसको हम जेरेंड कहेंगे। तो यहाँ से जो हमें सीखना वो ये कि हर एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म जेरेंड नहीं होती। जेरेंड वही वर्ब की आईएनजी फॉर्म्स होती हैं जो सेंटेंस में नाउन के तरीके से यूज की जाए, या तो सब्जेक्ट होना के ऑब्जेक्ट होना के। नहीं तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म्स जो होती हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स भी होती हैं और वो एडजेक्टिव का काम करती हैं। 13th क्वेश्चन से समझना। वी सॉ हिम हिज क्रॉसिंग द रोड। We saw him his crossing the road. What did we see? Person और एक्शन? क्या देखते हैं, पर्सन को या एक्शन को? पर्सन को। तो इसका मतलब इस क्रॉसिंग को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहें या जेरेंड? वो कट गई तब तक समझी में नहीं आ रहा, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड में घूम गया। इसे हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो हम इसे जेरेंड कहते हैं। अब अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होते हैं, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट पर्सन हो गया। अगर पर्सन ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव कैसे लिखो, ये लो हिज गलत हो गया। तो हमें इसको लिखना पड़ेगा वी सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड। तो वर्ब के वही आईएनजी फॉर्म्स हमारी जेरेंड होती हैं जो या तो सेंटेंस का सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो। अब कैसे पता चलता है सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट है? देखो, इतना तो अपने आप सीखना पड़ेगा। ये बातें हम शुरू से ही डिस्कस कर रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट क्या, कॉम्प्लीमेंट क्या, प्रेडिकेट क्या। तो अब उनको ना अप्लाई करने का टाइम आ गया, मतलब अब वो जो हमने सीखा था उससे फायदा उठाने का टाइम है। खैर, बात यहाँ पे छोड़ता हूँ, एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ। ये जो हम जेरेंड से पहले पजेसिव केस लिखकर सही कर रहे थे ना, इन सेंटेंसेस को सही करने का वैसे एक तरीका और भी होता है। एक तरीका ये होता है कि वो जो ऑब्जेक्टिव केस होता है उसको वर्ब का ऑब्जेक्ट रहने दो और जेरेंड को किसी प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दो। जनरली वो प्रिपोजिशन फॉर होती है, ऐसे समझना। जैसे ये हमने सेंटेंस लिखा, ठीक है, वी शैल ऑब्जेक्ट टू हिज गोइंग अब्रॉड। अगर हम चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, वी शैल ऑब्जेक्ट टू हिम फॉर गोइंग अब्रॉड, ऐसे। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हिम जो है ना, इसको हमने बनाया प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट इसका, और जो गोइंग जेरेंड था उसको हमने दूसरी प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया। तो इसी तरीके से जैसे हमने लिखा, ये इसमें भी हम यही काम कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हमने लिखा एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग यू, इसको भी लिख सकते थे एक्सक्यूज मी फॉर इंटरप्टिंग यू। तो मी को जो है वो ऑब्जेक्ट बना लो एक्सक्यूज का, और इंटरप्टिंग जो जेरेंड है उसको ऑब्जेक्ट बना दो प्रिपोजिशन का। तो कुछ सिचुएशंस ऐसी भी बन सकती हैं जहां पर अगर हम चाहें तो उस ऑब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में रहने दें और जेरेंड से पहले पजेसिव केस लिख दें। ठीक है, इसको लिख सकते हैं वी शुड नॉट टॉलरेट एनीवन फॉर कमिंग लेट। ठीक है, एवरीबॉडी अप्रिशिएटेड मोहन फॉर स्पीकिंग द ट्रूथ, वगैरह वगैरह।
चलो, तो ये अपना ध्यान रखना जो पढ़ा दिया। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमने लिखा, ही, यू एंड आई shall go to the city by car। दूसरा, you, we and they, you, we and they work hard। ये छोड़ो, बस इतना ही। तीसरा देखो, you, he and I are sorry for this confusion। अब देखो यहाँ पे हमने 3 सेंटेंस लिखे हैं और तीनों सेंटेंस का प्रेडिकेट तो एक है लेकिन सब्जेक्ट है अलग अलग। अच्छा, वो जो सब्जेक्ट अलग अलग है वो एक्चुअल में पर्सनल प्रोनाउंस हैं डिफरेंट पर्सन के। फर्स्ट सेंटेंस में जो हमने प्रोनाउंस यूज किए उनमें ही थर्ड पर्सन, यू सेकंड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन है। सेकंड में भी वही है, यू सेकंड पर्सन, वी फर्स्ट पर्सन, दे थर्ड पर्सन। थर्ड में भी यही है, यू सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन। अब होता क्या है कि अगर हम कभी डिफरेंट पर्सन के प्रोनाउंस को सेंटेंस में एक साथ यूज करें, चाहे सब्जेक्ट बना के ऑब्जेक्ट बना के, तो उनको देखो पर्टिकुलर सीक्वेंस में लिखा करो, द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउंस। द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउंस। देखो, अगर वो सारे प्रोनाउंस जिनको हम सेंटेंस में यूज कर रहे हैं सिंगुलर हो, इफ ऑल प्रोनाउंस आर सिंगुलर, तो उनमें सबसे पहले लिसनर को लिखा करो। लिसनर का मतलब सेकंड पर्सन, फिर कोई टॉक्ड अबाउट हो थर्ड पर्सन वो, और लास्ट में फर्स्ट पर्सन। अच्छा, अगर मान लो सारे प्रोनाउंस सिंगुलर ना हो बल्कि प्लुरल हो, इफ ऑल प्रोनाउंस आर प्लुरल, तो उस सिचुएशन में हमेशा पहले स्पीकर फर्स्ट पर्सन, फिर उसके बाद में लिसनर सेकंड पर्सन, और फिर कोई बचा रह गया टॉक्ड अबाउट तो थर्ड पर्सन। एक तीसरी सिचुएशन जहां पे नंबर का मतलब सिंगुलर प्लुरल से मतलब नहीं है, कॉन्टेक्स्ट में मतलब है। इन केस ऑफ एन अपॉलजी, अगर मान लो अपोलोजाइज करना है, माफी मांगनी है, या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सम काइंड ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू बी टेकन। सो इन केस ऑफ एन अपॉलजी और रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमेशा पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन, ऐसे लिखना। तो ये 2-3 मॉडल सिचुएशंस हैं, इनकी मदद से सारे टाइप के क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब देखो, जैसे मान लो कोई एक पर्सन है स्पीकर, कोई एक उसका लिसनर है, कोई एक पर्सन है जिनके बारे में वो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में इन्हें सबसे पहले जो है ना अपने लिसनर को एड्रेस करना चाहिए, स्पीकर को, फिर कोई और है उसको, और लास्ट में अपनी बात मेंशन करनी चाहिए। मतलब ये एक गुड मैनर्स है, ये कोई रूल वगैरह नहीं है, पेपर में आ जाते हैं तो हमें नंबर मिल जाते हैं तो हम इन्हें रूल कहें जो चाहेंगे, लेकिन ये गुड मैनर्स हैं लैंग्वेज के, कि सबसे पहले अपने लिसनर को एड्रेस करो, फिर कोई और है उसको, और लास्ट में अपने को मेंशन करो, ठीक है। अब मान लो अगर ऐसा नहीं है, हमारे साथ बहुत से लोग हैं, उन सबको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बहुत से लोग हैं जिनसे बात कही जा रही है, बहुत से लोग हैं जिनके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अपने लोगों को एड्रेस करना चाहिए कि वो हमारी बात को सुने माने समझे, फिर उसके बाद में हमारा लिसनर, फिर कोई और बचा रह गया तो वो, ये भी मैनर ही है। अब मान लो कोई ऐसी सिचुएशन है कि हमें अपोलोजाइज करना है, कोई गड़बड़ हो गई है, उसमें हमारा भी कोई रोल है, या कोई जिम्मेदारी लेनी है उसमें हमारा भी कोई रोल है, तो सबसे पहले स्पीकर खुद इनिशिएट करे, मतलब स्पीकर खुद इनिशिएट करे, फिर उसका लिसनर, और फिर कोई और बचा रह गया तो वो।
तो हमें ये प्रोनाउंस इस सीक्वेंस में ऐसे लिखने चल पड़ते हैं। अब हम पहला सेंटेंस पढ़ें, तो पहले सेंटेंस में ना तो कोई अपॉलॉजी की जा रही है, ना ही कोई जिम्मेदारी ली जा रही है, ना तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना ही कोई अपॉलॉजी है। तो पहले लिखो सेकंड पर्सन, फिर लिखो थर्ड पर्सन और फिर लिखो फर्स्ट पर्सन। सेकंड सेंटेंस में हम देख रहे हैं यहाँ भी खैर कोई अपॉलॉजी वगैरह कुछ नहीं है, तो अब लेकिन प्रोनाउन प्लुरल है, वी प्लुरल है, दे प्लुरल है, यू को प्लुरल मान लो। अगर ये सब प्लुरल है तो पहले फर्स्ट पर्सन वी लिखो, फिर सेकंड पर्सन लिखो, फिर थर्ड पर्सन दे लिखो। तो वी यू एंड दे ऐसे लिखो, थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। इसमें देखो हमने लिखा आर सॉरी, मतलब ये अपोलोजाइज कर रहा है पर्सन, रिग्रेट एक्सप्रेस कर रहा है। अगर रिग्रेट एक्सप्रेस कर रहा है और फर्स्ट पर्सन इसमें खुद भी इन्वॉल्व है, तो पहले वो खुद को मेंशन करे, फिर उसका लिसनर, और फिर कोई और बेचारा गया तो वो। तो इसको हमें ऐसे लिखना बोलना पड़ेगा, आई यू एंड ही। दो तीन और क्वेश्चन देखना। आई एंड राम, आई एंड राम प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। दूसरा, दे एंड यू आर माई गुड फ्रेंड्स। तीसरा, you, he, I and she have designed it. He, she, you and I. You, I, he and she. He, you, she and I. You, he, she and I are no improvement. ये देखो दो तीन क्वेश्चन। देखो, ये जो हमने दो तीन सिचुएशंस देखे ना, इनको अगर हम और थोड़ा सा मतलब इनसे कोई इन्फ्रेंस लें, तो ये जो आई होता है ना हमारा सिंगुलर पर्सन का प्रोनाउन, ये हमेशा सीक्वेंस में लास्ट में आता है, जब तक कि अपोलोजाइज वगैरह ना करना हो या जिम्मेदारी ना लेनी हो तब तक, ठीक है। अच्छा, वी जो होता है फर्स्ट पर्सन का, वो हमेशा सीक्वेंस में पहले आता है, सिचुएशन जो चाहे हो। सेकंड पर्सन चूंकि लिसनर होता है, इसीलिए वो हमेशा थर्ड पर्सन से लिखा बोला जाता है, सिचुएशन जो चाहे हो। अब जब ये बातें हमें समझ में आ जाएंगी, तो देखो यहाँ जाओ, ये आई फर्स्ट पर्सन है, राम थर्ड पर्सन है। आई को हम पहले तब लिखते हैं जब हमें या तो अपोलोजाइज करना है या जिम्मेदारी लेनी हो, ऐसा तो कुछ यहाँ पे है नहीं। तो पहले लिखो थर्ड पर्सन राम, और फिर लिखो फर्स्ट पर्सन आई। तो इसको लिखो राम एंड आई। अच्छा, यू जो होता है वो हमारा लिसनर होता है, इसीलिए वो हमेशा ही मतलब थर्ड पर्सन से पहले लिखा जाता है, सिचुएशन जो चाहे हो। तो इसको लिखो यू एंड दे। अब आते हैं सिक्स क्वेश्चन में। सिक्स क्वेश्चन का जो प्रेडिकेट हमने लिखा है वो है हैव डिजाइंड इट। डिजाइनिंग इट मतलब ना तो कोई ब्लेम एक्सेप्ट करना है और ना ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करना है, तो फिर आई जो है वो लास्ट में ही लिखना पड़ेगा। आई लास्ट में लिखना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन गलत, ठीक है, और ये ऑप्शन गलत। अब तीन ऑप्शन हमारे पास ऐसे हैं जिनमें आई लास्ट में लिखा हुआ है, लेकिन जो यू हमारा सेकंड पर्सन होता है, वो लिसनर होता है, वो थर्ड पर्सन से हमेशा पहले लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यू को हमने बाद में लिखा, तो ये गलत। इसमें भी यू को बाद में लिखा, ये गलत, ये आंसर। तो हमारा आंसर हो जाएगा यू, ही, शी एंड आई। सेवंथ क्वेश्चन देखो,
I, you and he should keep your surroundings clean. एक दूसरा, you and they should mind their own business. अब देखो इन सेंटेंसेस में जो सबसे पहले हमने सीक्वेंस लिखा ना वो बिल्कुल सही है, बिकॉज सम काइंड ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इज बीइंग टेकन ऑफ क्लीनिंग द सराउंडिंग्स और कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन। तो ये जो हमने फर्स्ट पर्सन पहले लिखा है बिल्कुल सही है, ठीक है। और सेकंड पर्सन तो थर्ड पर्सन से पहले आएगा ही आएगा, तो वो सही है और ये भी सही है। अब हमें यहाँ पे एक दूसरी चीज समझनी है। अब हमें ये समझना है कि अगर मान लो हम कभी डिफरेंट पर्सन के प्रोनाउंस को किसी कॉमन प्रोनाउन से रिप्लेस करना चाहें, मतलब एक कॉमन पर्सन यूज करना चाहें सबको हटा के, जैसे कि अगर हमने लिखा आई, यू एंड ही, या हमने लिखा यू, ही एंड शी, या हमने लिखा ही, शी एंड इट। अब जैसे हमने आई लिखा फर्स्ट पर्सन, यू लिखा सेकंड पर्सन, ही लिखा थर्ड पर्सन। अब अगर हम चाहें कि ये तीन पर्सनल प्रोनाउन यूज करने के बजाय हम कोई एक प्रोनाउन यूज करें जो इन सबकी जगह पे यूज हो जाए, मतलब इन तीनों को रिप्रेजेंट कर दे, तो वी, मतलब फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर यूज करना पड़ेगा। अच्छा, यू ही शी इनमें फर्स्ट पर्सन नहीं है, यू सेकंड पर्सन, ही सी थर्ड पर्सन है, तो इनके लिए हमें कॉमन प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा यू। इसमें ना फर्स्ट पर्सन है ना सेकंड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के लिए प्लूरल प्रोनाउन जो थर्ड पर्सन का होता है दे, वो आ जाएगा। तो अगर हमें कभी डिफरेंट पर्सन के प्रोनाउंस के लिए एक कॉमन प्रोनाउन यूज करना पड़े, मतलब एक कॉमन पर्सन का प्रोनाउन यूज करना पड़े और उन डिफरेंट प्रोनाउंस में कोई भी फर्स्ट पर्सन हो, तो हमेशा उसके अकॉर्डिंग यूज करना। अगर फर्स्ट पर्सन ना हो, केवल सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हो, तो उनके लिए जो कॉमन प्रोनाउन यूज किया जाएगा उसका पर्सन सेकंड हो जाएगा, और अगर केवल थर्ड पर्सन गए तो फिर दे यूज होगा। अब जब ये बात समझ में आ जाएगी तो उस क्वेश्चन में जाना। आई यू ही थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हैं, हमने ने एक डिटर्मिनर यूज किया इनके लिए। अब उस डिटर्मिनर का पर्सन हमें डिसाइड करना है कि वो, अब चूंकि वहां पे जो पोजीशन है वो सिंगल है, तो जो भी हम डिटर्मिनर यूज करेंगे वो एक यूज होगा। अब एक ऐसा डिटर्मिनर यूज करना है जो इन तीनों पर्सन के लिए यूज हो जाए। अब इनमें फर्स्ट पर्सन है, अगर फर्स्ट पर्सन खुद कहीं पर भी इन्वॉल्व हो तो कॉमन प्रोनाउन हमेशा फर्स्ट पर्सन का यूज होगा, आवर। तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, आई यू एंड ही शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। वही सिचुएशन यहाँ पर है, यहाँ पर हमने एक देयर यूज किया डिटर्मिनर। अब हमें इस डिटर्मिनर का पर्सन डिसाइड करना है। अच्छा, ये डिटर्मिनर जिनके लिए हम यूज कर रहे हैं वो सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है, तो अगर सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए कॉमन पर्सन यूज करना पड़े तो सेकंड, योर। चलो ये पर्सनल भी हो गए। अगला लिख दो रिफ्लेक्सिव। या एक काम करो, रिफ्लेक्सिव आज हो नहीं पाएगा, टाइम कम है। नहीं, छोड़ नहीं दो, अगले हो क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ लेते हैं। देखो डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब क्या होता है? हाँ, हाँ, डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब शो करना, इंडिकेट करना, पॉइंट आउट करना। तो डेमो करना मतलब किसी को शो करना, इंडिकेट करना। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जो हम इंग्लिश में प्रोनाउन यूज करते हैं वो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज, ये होता है। अब देखो इन पे बेस्ड हमारे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले तो नंबर पे बेस्ड क्वेश्चंस जो कंपैरेटिवली आसान होते हैं, जैसे कि
दिस इज माई पोल्ट्री या दीज आर फॉल्स न्यूज। अब देखो ये जो हमने लिखा ना दिस इज माई पोल्ट्री दीज आर फॉल्स न्यूज, इसमें क्या किया, ये जो दीज प्रोनाउन है हमने वो न्यूज के लिए यूज किया। अच्छा न्यूज नाउन देखने में भले प्लूरल लग रहा हो लेकिन हमने पढ़ा था अनकाउंटेबल होता है, क्योंकि वो अनकाउंटेबल होता है तो प्लूरल तो हो ही नहीं सकता, तो उसके लिए प्रोनाउन सिंगुलर यूज करो दिस। उसी तरीके से ये जो दिस हमने यूज किया वो पोल्ट्री के लिए यूज किया। पोल्ट्री नाउन देखने में सिंगुलर लगता है लेकिन होता प्लूरल है, क्योंकि वो प्लूरल होता है तो उसके लिए प्रोनाउन प्लूरल यूज करो दीज। तो एक तो ये क्वेश्चन ये हमने नाउन में पहले से पढ़ रखे हैं, ये अपने आप हो जाएंगे। तो दिस इज लिखना, हाँ, और यहाँ पे आर लिखना। तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा दीज आर माई पोल्ट्री एंड दिस इज फॉल्स न्यूज। हालांकि एक चीज और ध्यान देना, दीज आर फॉल्स न्यूज में अगर हम चाहते तो दीज आर को सही भी कर सकते थे, मतलब अगर हमें लिखना पड़ता है दीज आर फॉल्स पीसेज ऑफ न्यूज ऐसे। चलो खैर ये हो गया सही। इसके बाद में इनके सीक्वेंस से बेस्ड भी कई बार क्वेश्चंस देखे गए, जैसे कि आई कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। I can speak both Hindi and English. This has 50 letters while that has 26 letters. अब यहां देखो, यहां पर हमने एक प्रोनाउन लिखा दिस और यहाँ पे एक लिखा दैट। अब अगर हमें दिस और दैट प्रोनाउन लिख रहे हैं तो कोई तो नाउन होंगे जिनके लिए यूज किया गया है। ध्यान से देखें तो वो नाउन ये है, हिंदी नाउन 1, इंग्लिश नाउन 2। तो वो जो हम दिस और दैट प्रोनाउन यूज कर रहे हैं वो इन्हीं नाउन्स के लिए यूज किए जा रहे हैं। दिस कौन सी चीजों को रेफर करने के लिए यूज होता है, जो पास में हो दूर में हो। पास में हो तो पास में इसके नाउन 2 है, तो ये जो दिस है ना ये नाउन 2 का प्रोनाउन है, और दैट जो होता है वो दूर की चीजों के लिए यूज होता है, तो ये नाउन 1 का प्रोनाउन है। हालांकि ये बात हमने कल भी पढ़ी थी कि दिस का यूज हम करते हैं पास में लिखे गए स्टेटमेंट को या पास में लिखे गए वर्ड्स को रेफर करने के लिए। तो जब हम दिस लिखेंगे ना तो दिस का मतलब होगा वो नाउन जो बाद में मेंशन किया गया, इंग्लिश। अब इस हिसाब से अगर हम इस सेंटेंस को इंटरप्रेट करें तो ये गलत हो गया। इसके हिसाब से जो इंग्लिश है उसमें 50 लेटर्स हैं और हिंदी में 26 हैं, जबकि हमें पता है कि सच जो है वो इसका ऑपोजिट है, इंग्लिश में 26 है, हिंदी में 50 है। तो अब ये सेंटेंस गलत हो गया। अब हमें ये सेंटेंस सही करना है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम 26 और 50 को एक दूसरे की जगह लिखें या हिंदी और इंग्लिश का पोजीशन चेंज कर दें। अब ये डिपेंड करता है इस बात पे कि हमारे पेपर में क्वेश्चन कैसे आया। मान लो ये पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ गया, तो वो जो 26 है और 50 है वो दो पार्ट में चले गए, अब उन्हें तो हम चेंज करने से रहे, तो अब इन्हें चेंज कर दो। तो जब हम इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे, स्विच कर देंगे इनकी पोजीशन, तो इंग्लिश एंड हिंदी हो जाएगा। तो फिर दिस का मतलब हिंदी हो जाएगा और दैट का मतलब इंग्लिश हो जाएगा और हमारा मीनिंग से जाएगा। तो जब हम सीक्वेंस में दिस और दैट का यूज करते हैं तो दिस रेफर करता है उसको जो बाद में लिखा गया हो, क्योंकि बाद वाला जो होता है वो पास में हो जाता है उसके। दैट रेफर करता है पहले वाले को, ठीक है। इसी तरीके एग्जांपल और देखना, बोथ बोथ कैरम एंड क्रिकेट आर माई फेवरेट गेम्स। दिस इज प्लेड दिस इज प्लेड indoors and that is played outdoors। अब देखो ये जो हमने लिखा ना बोथ कैरम एंड क्रिकेट आर माय फेवरेट गेम्स, इसमें कैरम हो गया नाउन 1, क्रिकेट हो गया नाउन 2, दिस का मतलब जो पास में लिखा हो, दैट का मतलब जो दूर लिखा हो।
तो इसका मतलब हमें ये समझना पड़ेगा, दिस का मतलब है क्रिकेट, तो इसका मतलब है क्रिकेट इज प्लेड इंडोर्स, और दैट का मतलब है कैरम, तो इसका मतलब है कैरम इज प्लेड आउटडोर्स, जबकि उल्टा हो गया, कैरम इंडोर गेम है और क्रिकेट आउटडोर गेम है, तो ये हमने गलत लिख दिया। अब फिर से वही कहानी, मान लो ये सेंटेंस हमें सही करना हो और स्लेसेस कुछ इस तरीके से हो, तो अब अगर हम चाहें तो कैरम और क्रिकेट को भी एक दूसरे की जगह लिख के सही कर सकते हैं, और चाहें तो इंडोर्स आउटडोर्स एडवर्ब्स को भी चेंज करके सही कर सकते हैं। तो जब हम पता है दोनों तरीके से सही कर सकते हैं तो करेक्शन बाद वाला, अगर लगता है करेक्शन दोनों तरीके से किया जा सकता है तो बाद वाला, तो हम लिख देंगे दिस इज प्लेड आउटडोर्स एंड दैट इज प्लेड इंडोर्स। क्या होगा इस दुनिया का। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द स्टोरी ऑफ दिस मूवी is better than other movies. The story of this movie is better than other movies. अब देखो जो देन होता है ना, कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन होता है, इसके बाद हम उसे लिखते हैं जैसे हमें कंपेयर करना हो, और हमने लिख दिया अदर मूवीज, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखो वास्तव में कंपैरिजन मूवीज का हो रहा था या स्टोरी का, स्टोरी का हो रहा था। तो अगर स्टोरी का कंपैरिजन हो रहा था तो देन के बाद में स्टोरी लिखना चाहिए था, वो तो लिखा नहीं। तो या तो लिखो द स्टोरी ऑफ दिस मूवी इज बेटर देन द स्टोरी ऑफ अदर मूवीज, और नहीं तो लिखो दैट ऑफ। अभी जो दैट ऑफ हमने प्रोनाउन लिखा ना, इसका यूज हमने किया है रेपिटेशन बचाने के लिए, कि वो उस नाउन को रिपीट करने के बजाय दैट ऑफ लिख दो। तो दैट ऑफ अदर मूवीज का मतलब हो गया द स्टोरीज ऑफ अदर मूवी। नेक्स्ट देखो, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज कोल्डर देन दिल्ली। द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज कोल्डर देन दिल्ली। अब देखो अगर ये सेंटेंस केवल इतना हो, शिमला इज कोल्डर देन दिल्ली, तो ये सही है। शिमला एंड दिल्ली जो दोनों सिटीज हैं उनका आपस में कंपैरिजन हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं, यहाँ पे कंपैरिजन सिटीज का नहीं करना है, क्लाइमेट का करना है। अगर कंपैरिजन क्लाइमेट का करना है तो देन के बाद लिखो भी द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, नहीं लिखना चाहते हो तो प्रोनाउन लिख दो दैट ऑफ दिल्ली। तो हम इसके बाद में लिख देंगे द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज कोल्डर देन दैट ऑफ दिल्ली। 7th क्वेश्चन देखो, योर जॉब इज बेटर देन सरल। अब देखो हमने लिखा योर जॉब इज बेटर देन सरल, कंपैरिजन पर्सन का हो रहा है जॉब का, जॉब का। अब या तो ऐसे लिखो योर जॉब इज बेटर देन दैट ऑफ सरल, दैट ऑफ सरल का मतलब जाएगा तो जॉब ऑफ सरल। नहीं वैसे लिखना चाहते हो तो पजेसिव केस में इसको लिख दो सरल्स। अच्छा वो जो डेली है और मूवी है उनको हम पजेसिव केस में नहीं लिख सकते, नॉन लिविंग है, लेकिन सरल को तो लिख ही सकते हैं। तो जो हम सरल पजेसिव केस में लिख देंगे ना, तो इस सरल को नहीं बल्कि सरल के पजेशन जॉब को रेफर करेगा, तो हम इसको ऐसे भी सही कर सकते हैं। 8th क्वेश्चन देखो, हिज वॉइस इज स्वीटर देन यू। हिज वॉइस इज स्वीटर देन यू। अब देखो ये जो हमने देन यू लिखा है ना, ये यू है पर्सनल प्रोनाउन जो पर्सन को रेफर कर रहा है, लेकिन कंपैरिजन यहाँ पे पर्सन का नहीं उसके पोजीशन का होना है, कंपैरिजन होना वॉइस का। तो या तो लिखो हिज वॉइस इज स्वीटर देन दैट ऑफ यू, ठीक है। अच्छा देन दैट ऑफ यू नहीं लिखना चाहते हो तो फिर इसको योर्स लिख दो, योर्स का मतलब योर वॉइस हो जाएगा। कंपैरिजन इज मेड बिटवीन सेम काइंड ऑफ थिंग्स। 9th देखो,
नाइन्थ क्वेश्चन हमने लिखा, द क्वेश्चंस इन दिस बुक आर इजियर देन दैट बुक। अब हमने लिखा था क्वेश्चंस इन दिस बुक आर इजियर देन दैट बुक। कंपैरिजन बुक का या क्वेश्चंस का? क्वेश्चंस का। तो कैसे सही किया? हाँ, अब लिखना दोज इन। अब देखो क्वेश्चंस जो नाउन हमने लिखा ना प्लूरल है, और इसके बाद हमने प्रिपोजिशन लिख रखी इन। तो अगर नाउन सिंगुलर हो तो दैट लिखना, प्लूरल हो तो दोज लिखना। प्रिपोजिशन वही लिखना जो यहाँ पे रिलेशन शो करे, मतलब जो रिलेशन यहाँ है वही सेम रिलेशन वहां रखा जाएगा, तो प्रिपोजिशन चेंज नहीं होगी। तो इसको लिखो द क्वेश्चंस इन दिस बुक आर इजियर देन दोज इन दैट बुक। टेंथ देखो, टेंथ क्वेश्चन हमने लिखा, योर शर्ट इज ब्राइटर देन दैट ऑफ माइन। इसके कम करना है को, योर शर्ट इज ब्राइटर देन दैट ऑफ माइन। ये जो माइन प्रोनाउन लिखा है किसके लिए यूज हो रहा है? माई शर्ट। अभी जो माइन हमने लिखा ना प्रोनाउन पजेसिव केस का, ये फर्स्ट पर्सन जो हमारा स्पीकर है उसके पजेशन शर्ट को रेफर कर रहा है। अच्छा, कंपैरिजन भी शर्ट का ही करना है, तो अगर माइन शर्ट को रेफर कर रहा है, शर्ट का ही कंपैरिजन करना है, तो दैट ऑफ किसके लिए लिख दिया है? ये तो गलत हो गया। तो इसको ऐसे लिखो, योर शर्ट इज ब्राइटर देन माइन। माइन का मतलब हो गया माई शर्ट। पजेसिव केस के प्रोनाउंस जो होते हैं वो पजेशन को रेफर करते हैं, ना कि पर्सन को। तो माइन जो है वो पजेसिव केस का प्रोनाउन है, उसका मतलब पजेशन मानना। फिर हमने 11th क्वेश्चन लिखा, द कलर ऑफ योर शर्ट इज ब्राइटर देन माइन। द कलर ऑफ योर शर्ट इज ब्राइटर देन माइन। अब इस माइन का मतलब क्या माने, माई कलर या माई शर्ट? मानना अभी भी माई शर्ट ही पड़ेगा, लेकिन अगर कलर भी मान ले तो कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि शर्ट के कलर का पर्सन के कलर से तो कंपैरिजन होगा नहीं। तो अगर हम माइन का मतलब माई शर्ट कलर भी मान ले तब भी सेंटेंस गलत है। अब माई शर्ट मानोगे तब तो खैर गलत है ही है, अब मानना माई शर्ट ही पड़ेगा, क्योंकि वो शर्ट की ही बात हो रही है यहाँ पे। अब अगर ये सेंटेंस फिर से उतना ही होता तो ऐसा ही हो जाता, माई शर्ट इज ब्राइटर देन माइन, लेकिन ये कंपैरिजन जो है वो कलर का होना है। कलर का कंपैरिजन करना तो देन के बाद लिखो भी दैट ऑफ माइन। दैट ऑफ माइन का मतलब क्या हो गया? द कलर ऑफ माई शर्ट। योर कार इज कॉस्टलियर देन डैश me, that of me, that of mine, or mine. Your car is costlier than dash me, that of me, that of mine, mine. जिससे पूछो भाई, बाकी चुप रहो। आंसर बता बे। ये सामने बैठा। हाँ, दैट ऑफ माई, माइन। माइन का मतलब क्या मान रहा है यहाँ पे? मेरा। सीख गया इंग्लिश, पड़ोसी आ जाओ। कोई नहीं सिखाता, बद्ध इतने बड़े हैं इन्हें कोई सिखा ही नहीं सकता। पड़ोसी बता, माइन का मतलब क्या मान रहा है? कार, ये मानना पड़ेगा। चलो, कंपैरिजन भी कार का ही हो रहा है, माइन का मतलब माई कार ही है, तो फिर दैट ऑफ किसके लिए लिखा? आ रहा, तुम मौज लो दोनों, ऐसा ही हो। पड़ोसी आ रहा। आंसर बता बे। सोचते समझते नहीं है, बहुत बोर्डम है। इन्हें खींच के पढ़ाने का कोई फायदा थोड़ी निकलता है, इन्हें उतना ही करना है जितना कोचिंग लेके करेंगे, बिना कोचिंग के करेंगे नहीं, जाके तुक्के मारने। पड़ोसी, हाँ, पड़ोसी, आंसर बता बेटा। अरे हाँ, दैट ऑफ मी।
अब देखो यहाँ पे पता है क्या, अगर ये दैट ऑफ नहीं लिखा होता तो ये आंसर हो जाता। माइन का मतलब माई कार मान लेते हैं, माई कार एंड योर कार का कंपैरिजन हो जाता है, लेकिन जब माइन का मतलब माई कार हो गया तो दैट ऑफ तो गलत यूज हो रहा है, तो ये ऐसे हो गया। अच्छा, माई डिटर्मिनर बिना नाउन के आएगा नहीं, ये भी गलत हो गया। कंपैरिजन कार का करना है पर्सन का नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो ये सारे गलत हो गए। अभी हमारा आंसर हो गया दैट ऑफ मी। अब देखो दैट ऑफ मी का मतलब क्या है, द कार ऑफ मी। अच्छा, द कार ऑफ मी का मतलब देखो क्या है, इसका मतलब है माई कार, और माई कार का मतलब क्या है, माइन। अब इसके बावजूद भी नहीं सीख पाओगे तो मुखर्जी नगर बेकार पड़े हुए हो, अपना और अपना टाइम खराब कर रहे हो, पैसा ऐसा खराब कर रहे हो। तो इसका आंसर हो जाएगा योर कार इज कॉस्टलियर देन दैट ऑफ मी। अच्छा, दैट ऑफ मी ना लिखा हो तो कार ऑफ मी लिखा हो तो भी आंसर हो जाएगा, माई कार लिखा हो तो भी आंसर हो जाएगा, माइन लिखा हो तो भी आंसर हो जाएगा, और इनका सबका मीनिंग सेम है, ये समझ लेना। दैट ऑफ मी का मतलब है द कार ऑफ मी, द कार ऑफ मी का मतलब होता है माई कार, ये हमने पजेसिव केस में नाउन में पढ़ा होगा। 13th क्वेश्चन देखो, हिज बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम हिज पेरेंट्स। The problems in India are similar to China. The life of a soldier is hard like a farmer. 16th. An old man's understanding is clearer than dash. A young man that of a young man's those of a young man a young man's। ये देखो दो चार क्वेश्चन और हैं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। सही करो। फर्स्ट सेंटेंस में डिफरेंस किसमें से शो किया जा रहा है, पर्सन में या उसके बिहेवियर में? बिहेवियर में। कैसे सही किया इसे? पेरेंट्स। अब देखो पेरेंट्स में वापस ऑफ यूज कर सकते हैं तो इसको ऐसे लिख दो, इज पेरेंट्स। नेक्स्ट में आ जाओ, द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स लिखना है यहाँ पे। द प्रॉब्लम्स इन इंडिया सिमिलर टू चाइना। सिमिलरिटी किसमें शो कर रहे हैं, कंट्रीज में, उनकी प्रॉब्लम्स में। प्रॉब्लम्स में कैसे सही किया, दोज इन। नेक्स्ट देखो, द लाइफ ऑफ अ सोल्जर इज हार्ड लाइक अ फार्मर। ये लाइक लिखकर हम सिमिलरिटी किसमें शो कर रहे हैं, हाँ, लाइफ में। अब या तो लिखो लाइक दैट ऑफ अ फार्मर, द लाइफ ऑफ अ सोल्जर इज हार्ड लाइक दैट ऑफ अ फार्मर, और नहीं तो इसको लिख दो पजेसिव केस में, फार्मर्स। अगला देखो, एन ओल्ड मैन्स बिहेव अंडरस्टैंडिंग इज क्लियरर देन डैश। हे राम प्रभु दीनदयाल, सब तो हिले हुए हैं, किससे पूछो। बता बेटा, तू ही आ जा, सफेद शर्ट, जल्दी से आंसर बताओ, चलें घर। इनमें से कौन सा आंसर है? अब सोचने का नाटक कर रहा है, तब तक ही सोच लेता। हाँ बता। अब देखो समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आंसर है डी, और नहीं समझ में आए तो घर जाके समझना। सी। सी गधा ही है क्या, अंडरस्टैंडिंग सिंगुलर नाउन है, दोस्त किसके लिए लिख रहा है?
चलो बाकी आज के लिए बाय, अब कल मिलते हैं।